हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। वन शॉट सीरीज में आज का हमारा जो चैप्टर है वो है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स। ओके, तो इसमें स्टार्ट करते हैं अपन। सो फर्स्ट हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में स्टूडेंट्स एल्केन जो वर्ड है वो आर से बिलोंग करेगा और हेलो जो होगा वो एक्स, यानी कि जिसको अपन कॉमन नॉमेनक्लेचर में एल्काइल हैलाइड कहते हैं उसी को आईयूपीएसी, क्योंकि आईयूपीएसी में सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है इसीलिए हेलो और पीछे एल्क एन हो जाता है। तो ये आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन है और इसको अगर आप कॉमन नॉमेनक्लेचर में लिखेंगे तो ये एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। इसी तरह से सेकंड जो इसका पार्ट है वो है हेलो एरीन्स। स्टूडेंट्स एरीन वर्ड जो है वो फर्स्ट मेंबर ऑफ एरोमेटिक दैट इज बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर जब आप एक्स प्लेस करेंगे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हेलो, और ये आपका एरीन्स पार्ट जो यहाँ पे बेंजीन है, तो हेलो एरीन्स। ठीक है, अब आप एक्स की जो वैल्यू है वो हेलोजेंस, ठीक है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 आपको याद होगा स्टूडेंट्स, फेरिकल, बाहर, आई, आत्मा, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव है। तो ये 4 हमारे पास जो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, तो इनको अपन कॉमनली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं एंड हियर एक्स इज halogens that can be fluoro, chloro, bromo and iodo। अब इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो सीखनी है वो है आर ग्रुप। अगर स्टूडेंट्स आप इसमें एल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो ये आपके लिए पूरी ऑर्गेनिक के अंदर बिल्कुल इजी हो जाएगा कि आर को लर्न कर लीजिए तो आपकी सारी रिएक्शन में स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। नाउ मैं आपको पहले आर ग्रुप लर्न कराता हूं। तो इसके अंदर देखिए हाउ वी फॉर्म एल्काइल ग्रुप फ्रॉम एल्केन। एल्केन से हम एल्काइल ग्रुप कैसे बनाएं और उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखिए, जैसे स्टूडेंट्स एल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है अपना CH4। CH4 से जब आप -H, एक H कम कर देंगे हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो उसमें से तो इस ग्रुप का नाम पड़ जाएगा एल्क एंड आइल। तो इसका नाम क्या है सोचिए, मैथेन। और जैसे ही आप एक H कम करेंगे तो CH3 डैश, तो L की जगह तो आ जाएगा आपका नंबर ऑफ कार्बन यानी कि मैथ, और पीछे YL, क्योंकि यहाँ पे एक डैश आ गया, एक H कम होती है इसको YL बोलेंगे और फ्यूचर पे अपन यहाँ पे X प्लेस कर देंगे। लेकिन अभी अपन सिर्फ एल्काइल ग्रुप की टाइप देख रहे हैं, तो मिथाइल। इसी तरह से सेकंड मेंबर होता है स्टूडेंट्स इथेन, CH3 इसमें से -H करिए तो आंसर क्या आएगा, CH3 डैश। इस R को क्या बोलोगे, एथ, और YL इथाइल बोल देंगे। अब यहां से ध्यान रखना थर्ड से, थर्ड हमारा जो एल्केन मेंबर होता है स्टूडेंट्स ये होता है प्रोपेन। ओके, प्रोपेन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। तो प्रोपेन में हमारे पास जो कार्बन है तो 2 कार्बन तो आपके हो गए टर्मिनल और ये कार्बन हो गया मिडल। तो इसके स्टूडेंट्स 2 एल्काइल ग्रुप बनेंगे। कौन कौन से, एक तो जब आप H रिमूव करेंगे कहां से, टर्मिनल से, तो टर्मिनल से अगर आप H रिमूव करते हैं तो आपका आंसर स्टूडेंट्स ये आएगा। और नॉर्मल कोई भी चेन होती तो उसको क्या बोलते हैं, N, और नंबर ऑफ कार्बन 3 तो प्रोप, और R ग्रुप है तो YL, तो N प्रोपाइल। इसी तरह से सेकंड, अगर मैं मिडल का H रिमूव करता हूं तो उस केस में कौन सा R बनेगा, तो CH3 डैश, ब्रांच या ब्रांच जैसा। तो यहां पे बच्चों ये H कहां से रिमूव हुआ, मिडिल कार्बन से, तो आपका आंसर आया आइसो और प्रोपाइल। तो ये आपके फर्स्ट 3 मेंबर के आर रेडी हो गए। और एक हमारे पास जो नेक्स्ट होगा स्टूडेंट्स वो अपन लेने हैं, नेक्स्ट आर है ब्यूट से। अब ब्यूट में ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का क्या फॉर्मूला होगा आपका, CH3 ब्यूटेन के स्टूडेंट्स 2 आइसोमर होते हैं, एक आपका नॉर्मल चेन और एक आपकी होती है वो आइसोब्यूटेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका आएगा C4H10, ठीक है, C4H10। तो पहले सबसे पहले तो इसके 2 आइसोमर बनाएंगे जिसमें एक का नाम होगा स्टूडेंट्स N ब्यूटेन और दूसरा होगा आइसोब्यूटेन। याद रखिएगा अभी अपने आर स्टार्ट नहीं किए, अभी सिर्फ अपने आइसोमर की बात की है। अब N ब्यूटेन के कौन से 2 आर ग्रुप हो सकते हैं, तो वो देखिए इसमें भी वही है, आपके पास 2 कार्बन टर्मिनल है और 2 कार्बन ही आपके पास में मिडल है। तो इसमें एक बार अपन आर जो है वो
टर्मिनल रिमूव करके बनाएंगे तो एक एच टर्मिनल से अगर अपन रिमूव करते हैं स्टूडेंट्स, तो उस केस में आपका कोई भी एक एच कम कर दीजिए, CH3 CH2, तो ये लास्ट का एच कम कर दिया। तो नॉर्मल जो भी होगा तो उसके लिए N लगेगा, और ब्यूट 4 कार्बन के लिए, और YL तो क्या बोलेंगे इसको, N ब्यूटाइल। ठीक है, R में ध्यान रखिए स्ट्रक्चर्स के अंदर। इसी तरह से सेकेंड जो R अपन बनाएंगे वो मिडल का H कम करेंगे, मिडल का H। और मिडल का H जब कम करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें से किसी एक को ले लीजिए, तो CH3 CH2 ये मिडल से हटा दिया। यहां से ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कभी कभी इसको स्टूडेंट्स जो है वो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो डैश है ये आपको यहां से कंफ्यूज करेगा प्रोपाइल से। जैसे इसमें डैश आता है आइसोप्रोपाइल, तो यहां पे आइसोप्रोपाइल मत बोलिएगा, क्योंकि इसका आइसोब्यूटेन ऑलरेडी दूसरा आइसोमर है, इसीलिए यहां से फिर नया नॉमिनिक्लेशन शुरू हो जाता है, जिसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी। यानी कि जिस कार्बन पे आपका डैश आया है उस कार्बन का डायरेक्ट कांटेक्ट कितने कार्बन से, 2 से, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी। और सेकेंडरी की शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे सैक, ओके, और पीछे लगा देंगे ब्यूट, टोटल नंबर कार्बन, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये पक्का याद रखिएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, एन ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ये दोनों ही आर कहां से बिलोंग करते हैं, एन ब्यूटेन से। इसीलिए इसमें मैंने ट्रिक बढ़ा रखी है, जैसे एन और इसमें क्या आया सेक, तो नानी सेक पिलाएगी, यानी कि नानी सेक जो है वो दोनों एन ब्यूटेन से बिलोंग करेंगे। अब आइए अपन आइसोब्यूटेन के देखते हैं कौन से 2 आर बनेंगे। तो आइसोब्यूटेन में स्टूडेंट जब आप आर बनाएंगे एल्काइल ग्रुप, इसमें ध्यान से देखो आपके जो टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, तो ये तीनों टर्मिनल है, इनमें से कोई भी एक टर्मिनल का एच हटाएंगे, और ये जो कार्बन ये मिडल वाला है ना, मिडल। तो आप देखिए इसके अंदर इसमें भी 2 पॉसिबल आर आपके पास में होंगे। तो एक आर तो होगा जो टर्मिनल एच रिमूव, तो ये वाला मैं रिमूव करूं इसमें, तो CH3 CH2 डैश। ठीक है, तो ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स, जब भी कभी टर्मिनल से H रिमूव होता है तो उस R ग्रुप का मोस्टली जो नॉमिनिक्लेचर होता है वो एंसेंट, यानी कि जहां से उसके पेरेंट्स चेन होती है वहीं से आता है। तो आइसो ब्यूट, बस क्योंकि H रिमूव हो गया इसीलिए एन प्लेस नहीं करके अपन YL प्लेस करेंगे। तो याद रखिए आइसोब्यूटाइल। तो आपको देखो स्टूडेंट्स, आइसोब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल में स्टूडेंट्स एग्जाम में बहुत कंफ्यूज होते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है स्टूडेंट्स, और इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। जितने भी 12th बोर्ड जेईई नीट में जो मोस्टली क्वेश्चन जो टारगेट होता है वो आइसोब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल्स पे होता है, जिसमें लार्ज डिफरेंस होता है। देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल मींस नॉर्मल चेन की मिडिल कार्बन का H रिमूव हुआ है स्टूडेंट, जबकि आइसोब्यूटाइल जो है वो आइसोब्यूटेन का टर्मिनल H रिमूव होने से बना है, इसीलिए इन दोनों में डिफरेंस रहेगा। और लास्टली हमारे पास में जो होगा वो होगा जो मिडिल कार्बन का H हटाने के बाद में अगर करें तो हमारे पास आंसर बनता है स्टूडेंट CH3 ठीक है। तो यानी कि सेंटर कार्बन का H रिमूव हुआ। तो इसके लिए फिर से वही आपका जो डैश वाला कार्बन है वो फर्दर कितने कार्बन के कांटेक्ट में है, तो 3, तो इसीलिए इसका आएगा टर्सरी, और टर्सरी को शॉर्ट में लिखेंगे टर्ट, और साथ में लगा देंगे 4 कार्बन ब्यूट, तो YL हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल। तो यहां से IS ले लो और ये ले लीजिए T, तो ये आइसिट, नानी सेक पिलाएगी आइसिट, मैं बैठ गया या मैं बैठ गई। तो इससे क्या होगा, 2 कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रहेंगे। ब्यूटेन का बहुत इंपॉर्टेंट R होते हैं क्योंकि इस खुद के 4 R होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें देखिए ध्यान से 4 R आपके सामने है ये वाले। वापस एक बार क्या देख लीजिए स्टूडेंट फास्ट, ठीक है। फर्स्ट R1 मिथाइल, अब डायरेक्ट याद रखिए, R2 इथाइल, R3 एन प्रोपाइल, R4 आइसोप्रोपाइल, R6 ठीक है, R4 हो गया, R5 ये हो गया एन ब्यूटाइल, R6 सेकेंडरी ब्यूटाइल, R7 आइसोब्यूटाइल, R8 टर्सरी ब्यूटाइल। ये ऑलमोस्ट बच्चों आपकी पूरी ऑर्गेनिक के अंदर ये R यूज होते हैं, चाहे कोई भी चैप्टर हो। इसीलिए इन R को आप डायरेक्टली याद रखिएगा। मैंने आपको एक बार बता दी ये R कहां से डिराइव हुए, लेकिन अब आपको जेईई नीट 12th के डायरेक्ट याद रखना R को। कौन कौन से, मिथाइल, इथाइल,
एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। फिर ब्यूट में आ जाए, ब्यूट में 4 होंगे, नानी सेक वाले पहले बोल दीजिए कौन कौन से, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्योंकि ये एन ब्यूटेन के आर होते हैं। लास्ट में आइसिट, आइसिट यानी कि आइसोब्यूटाइल के डेरिवेटिव्स है जिसमें 2 आएंगे, आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। तो डिफरेंस ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये आपके 8R के नाम से फेमस रहेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। यस स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि आपकी कार्बन के चेन के साथ में कितने नंबर ऑफ हेलोजन है। ठीक है, इसमें जैसे सपोज अगर कार्बन चेन के साथ में आपका एक ही हेलाइड है तो उसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। वो कोई भी आपका जैसे CH3X है, और भी कार्बन चेन इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले 8R सिखाए थे स्टूडेंट, उसमें से आप देखेंगे तो पूरी कैटेगरी साइड में देखिए, ये पूरी कैटेगरी मोनो हेलो एल्केन है क्योंकि इसमें कार्बन चेन में एक ही हेलोजन आ रहा है। तो ये और नॉमेनक्लेचर भी आप इजीली याद रख सकते हैं। 8R मैंने जैसे आपको कहा था बहुत फेमस है, इसको पक्का याद कर लीजिए, ये पूरी ऑर्गेनिक हैंडल कर लेंगे आपके जितने भी होंगे। मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड और टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी कैसे आर क्रिएट करना है और फिर रेस्पेक्टिव हैलाइड्स लगा देंगे। तो ये सारे एग्जांपल आपके मोनो हैलाइड्स में आएंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा आपके पास में अगर 2 है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डाई हैलाइड्स। ठीक है, तो डाई हैलाइड्स में आपकी कार्बन चेन के साथ में 2 हैलाइड मिनिमम होने चाहिए, जैसे 2 कार्बन विद 2 हैलाइड्स। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें अगर सेम पे हो तो उसको, जैसे एक ही कार्बन पे अगर 2 हैलाइड है तो उसको जेमिनल, और अगर डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन पे होते तो उसको विसिनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए। और फिर स्टूडेंट्स होता है ट्राइहैलाइड्स। ट्राइहैलाइड्स में 3 कार्बन मिनिमम ले लीजिए और ईच कार्बन कंटेन्ड 1 हैलाइड, तो ये आपका ट्राइहैलाइड्स हो जाएगा। ऐसे करते आप पॉलीहैलाइड्स तक ले सकते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली जो यूज होते हैं मोनो, डाई और ट्राइहैलाइड्स तक होते हैं। ये चीज अपन एरोमेटिक में भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मोनो के अंदर चलेंगे तो आपका मोनो हेलो एरिन्स हो जाएगा, और 2 हेलोजेंस लगाएंगे तो आपकी ये डाई हेलो एरिन्स हो जाएगी, और अगर 3 हैलाइड्स यूज करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी ट्राई हेलो एरिन्स। तो ये आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन ओवर। सेकंड क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आपको ये ध्यान रखना कि जिस कार्बन से आपका हैलाइड अटैच्ड हो वो कार्बन सराउंडेड में सिंगल बॉन्ड से होना चाहिए। जैसा कि ऑर्गेनिक में आपको मैंने कई यूट्यूब वीडियो बताया है कि इसका जब भी कार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है तो हमेशा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। तो यहां पे sp3CX बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स मींस कि आपका जो हैलाइड जिससे अटैच्ड है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो उसकी कैटेगरीज अगर अपन देखें तो ऐसे कौन कौन सी कैटेगरीज ऑफ हैलाइड्स हो सकती है, तो उसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज आपकी होंगी स्टूडेंट, जिसमें एक होगा एल्काइल। एल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे, और सेकंड होगा आपका एलाइलिक फॉर्म्स जो होती है वो इसमें आएगी, और लास्ट वन होगा आपका बेंजाइलिक फॉर्म। तो ये 3 फॉर्म्स जो होती है स्टूडेंट्स वो sp3CX। एल्काइल ग्रुप ये रहे आपके पास, फिर से 8R की इंपॉर्टेंस आ गई, तो इसीलिए इनको एल्काइल ग्रुप को पक्का याद रखिएगा क्योंकि ये हर रिएक्शन हर क्लासिफिकेशन में यूज होंगे। तो इसमें एल्काइल ग्रुप होंगे, उसमें आप डिग्री वाइज लिख सकते हैं। जैसे आपके पास में 1 डिग्री एल्काइल लाइट्स, 2 डिग्री एल्काइल लाइट्स और 3 डिग्री। अभी डिग्रीज भी कैसे देखेंगे, तो उसके अंदर जिस कार्बन पे आपका हैलाइड अटैच्ड है उस कार्बन का डायरेक्ट कांटेक्ट और कितने कार्बन से है उसके बेसिस पे आप डिग्री देंगे। जैसे इसमें आएंगे आपके मिथाइल क्लोराइड
और इथाइल क्लोराइड, और भी इसके अंदर आप 1 डिग्री वाला भी सेलेक्ट कर लेंगे, और इसमें आपके आएंगे वो 2 डिग्री वाले, यानी कि जिस कार्बन पे आपका हैलाइड अटैच्ड हो वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन के कांटेक्ट में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसी तरह से एक बहुत ही फेमस है 3 डिग्री में, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि इसमें जिस कार्बन पे आपका हैलाइड अटैच्ड है वो कार्बन 3 कार्बन के कांटेक्ट में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, और दूसरी चीज, आप किसी भी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करिए जिसमें sp3CX आपको ऑब्टेन्ड होगा, ये देखिए सारे सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन है जिसपे आपका हैलाइड अटैच्ड है, तो ऑटोमेटिकली वो sp3CX हो जाएंगे। अब आप इसमें भी इसको डिग्रीज, ये सारे sp3CX के ही एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट जो आपने 8R विद हैलाइड सीखे हैं। इसमें देखो फर्स्ट 2 जो है ये आपका 1 डिग्री, ये भी आपका 1 डिग्री। अब इसमें भी देखिए हैलाइड जिससे अटैच्ड है वो sp3 भी है, और कांटेक्ट किससे, फर्दर डायरेक्ट कांटेक्ट इसका एक ही कार्बन से है, तो ये भी 1 डिग्री। इस कार्बन का देखिए डायरेक्ट कांटेक्ट कितने से, 2 से, सो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज 2 डिग्री। एन ब्यूटाइल किसमें आएगा, देखो इस कार्बन का कांटेक्ट एक ही कार्बन से डायरेक्ट कितना, लेंथी चेन नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट, तो ये वापस से कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री। सेकेंडरी ब्यूटाइल में इस कार्बन का कांटेक्ट डायरेक्टली 2 कार्बन से, सो 2 डिग्री। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड में देखिए यहाँ पे बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, आइसोब्यूटाइल को 2 डिग्री मान लेते हैं, जबकि ध्यान से देखो जिस पे हैलाइड अटैच्ड है वो कार्बन डायरेक्ट कांटेक्ट में एक ही कार्बन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको अपन कौन सा मानेंगे, 1 डिग्री लिखेंगे। और टर्सरी ब्यूटाइल जो होगा जिस कार्बन पे हैलाइड अटैच्ड है वो sp3 विद 3 कार्बन कंटेंट है, तो ये आपका सारे 8R की डिग्री जो यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। एलाइलिक में ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, एलाइलिक जो होता है, एलाइलिक को याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए, एक साइड में लिख देता हूं यहाँ पे इथेन, स्टूडेंट्स आप याद रखिए सिर्फ, ठीक है, इथेन में से एक H कम करो, इथेन में से जैसे ही एक H कम करेंगे तो उसका कॉमन नेम बहुत फेमस है विनाइल, विनाइलिक ग्रुप जो आगे आएगा, ठीक है, और इसमें प्लस CH2 कर दीजिए, एक CH2 प्लेस कर दीजिए, तो विनाइल छोटा भाई है और एलाइल बड़ा भाई है, ऐसे समझ लीजिए। तो अगर इथीन में से एक H कम करेंगे तो उसको तो विनाइल कहलाएगा छोटा भाई, और उसके बाद एक CH2 उसमें ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा एलाइल, तो एलाइल बड़ा भाई, 1 साल बड़ा है वो, इसीलिए विनाइल से एलाइल आप कभी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो अगर एलाइलिक ग्रुप की बात करें तो ये इस तरह से आएगा, और जिस पे हैलाइड अटैच्ड होगा स्टूडेंट्स वो आपका sp3 ही हाइब्रिडाइज्ड होगा, और बाकी वैलेंसी आप कार्बन से पूरे। अब स्टूडेंट ये एलाइलिक ग्रुप है, तो एलाइलिक ग्रुप किसी साइक्लिक में भी हो सकता है, उसका IUPAC नाम जो भी होगा, लेकिन एलाइलिक ग्रुप को अगर मैंने ऐसे लिख दिया स्टूडेंट, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो ध्यान से, एलाइलिक में क्या होना चाहिए कि भी 2 कार्बन डबल बॉन्ड, ये रहा 2 कार्बन डबल बॉन्ड, ये CH2 ये रही, तो ये देखो sp3CX हो गया, तो ये आपका एलाइलिक पार्ट हो गया, और ये बाकी जो IUPAC के अकॉर्डिंग जो ना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखिए, इस कार्बन का कांटेक्ट कितने से है, 1 कार्बन से, तो अभी ये कौन सा एलाइलिक है, 1 डिग्री। अब यहाँ पे मैं अगर एक हाइड्रोजन कम करके R ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, अगर मैं दूसरा H भी सब्स्टिट्यूट करके फिर से एक R और लगा देता हूं तो ये 3 डिग्री, यानी कि एलाइलिक में भी आपकी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेंजाइलिक, यहाँ पे फिर से एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखनी स्टूडेंट, बेंजाइलिक कैसे याद रखें, तो आपको याद होगा टोल्यूइन का स्ट्रक्चर आपको आता होगा स्टूडेंट्स, टोल्यूइन मींस बेंजीन पे CH3, और इसमें से एक H कम कर दीजिए तो आपका आंसर जो होगा स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं बेंजाइल, तो टोल्यूइन माइनस H याद रखिए, बेंजाइल को डायरेक्ट मत रखिए, टोल्यूइन माइनस H इज कॉल्ड बेंजाइल। तो आप सबसे पहले बेंजाइल लिखेंगे तो दिमाग में टोल्यूइन दिमाग में रखो और डैश लगा दो और वहां पे हैलाइड प्लेस कर दीजिए, तो ये आपका बेंजाइलिक ग्रुप हो जाएंगे, जिसमें ये कार्बन फिर से सिंगल बॉन्डेड है तो वो आपका sp3CX बॉन्ड होगा। यस स्टूडेंट्स, जो आपने बेंजाइल हैलाइड आपने सीखा, इसमें भी आप डिग्री जो है वो और ले सकते हैं, जैसे ये अभी 1 डिग्री है, तो जैसे ही आप इसमें एक H कम करके यहाँ पे R सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, और नेक्स्ट R सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब अपन थर्ड क्लासिफिकेशन लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेस्ड ऑन sp2CX बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी कि अब हम स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि हमारा जो
जिस कार्बन पे आपका हैलाइड अटैच्ड है वो आपके फर्दर डबल बॉन्ड से अटैच्ड होना चाहिए ताकि उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो सके, sp2। तो आप सोचिए ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं ग्रुप्स। तो इसमें दो कैटेगरीज आती है स्टूडेंट्स, जिसमें एक को अभी अपने सीखा था विनाइलिक ग्रुप्स इसमें आएंगे, और सेकंड होता है उसको बोलेंगे एराइलिक ग्रुप, जिसमें फिनाइल ग्रुप आता है, एराइलिक ग्रुप्स। ठीक है, ये दो रहेंगे। तो विनाइलिक जो ग्रुप होगा स्टूडेंट्स, उसमें अभी बताया था मैंने, आप कैसे याद रखोगे, इथीन माइनस H, ठीक है, और हैलाइड लगा दी तो ऑटोमेटिकली ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ये विनाइल। अच्छा, ऐसा साइक्लिक में भी विनाइल हो सकता है, जैसे डबल बॉन्ड लिया, यहां आपने हैलाइड लगा दिया है ना, तो ये जो ग्रुप आ गया ये आपकी विनाइलिक फॉर्म्स आ गए। ठीक है, एराइलिक में सीधा सीधा आप क्या ले लेंगे, फिनाइल ग्रुप जो अपना होता है बेंजीन। एराइल ग्रुप मींस एरोमेटिक होगा, तो ये आपके पास में बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट जब आप हैलोजन लगाएंगे तो आप ध्यान से देखिए ये जो कैटेगरी आ रही है, यानी कि ये दो कार्बन, तो ये कैटेगरी आपकी, तो ये सेंटर कार्बन जिस पे हैलाइड अटैच्ड है वो आपका डबल बॉन्ड कंटेंट है, सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये आपकी एराइलिक ग्रुप्स हो गए, और ये एराइल में फिनाइलिक फॉर्म आ गई, और ये आपका विनाइलिक में इथीन माइनस H, ठीक है, जो साइक्लिक में भी हो सकता है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स। स्टूडेंट्स अब अपन शुरू करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरेन्स। स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कोई भी रिएक्शंस के अंदर जब अपन ये कहते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो पहले तो ऑर्गेनिक के अंदर कोई भी रिएक्शन जब आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले रिएक्टेंट होता है, उसके बाद में जो आप लिखते हैं उसको बोलते हैं रिएजेंट, और इसके बाद इसके ऊपर जो भी कंडीशंस होती है एज पर रिएक्टेंट एंड रिएजेंट और बॉन्ड फ्यूजन, और यहां पे आपका आएगा मेन प्रोडक्ट। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, और साथ में कोई भी बाई प्रोडक्ट जो भी है एप्लीकेबल वो आ जाएगा। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि हमारा जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो या तो RX हो या ARX हो, यानी कि हेलो एल्केन या हेलो एरेन्स। अब चाहे आप रिएक्टेंट या रिएजेंट कुछ भी लें, बट आंसर ये आना चाहिए। तो हम इसके बेसिस पे सोचते हैं, सबसे पहले हम हेलो एल्केन हेलो कैसे बना सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट मेथड हमारा है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल से हम एज ए रिएक्टेंट काम में लेते हुए हम ये बना सकते हैं क्या, RX। तो देखिए क्या लें, तो एल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ROH, और उसके साथ में रिएजेंट। अब आपको रिएजेंट आपको सोचना है कि आप इसमें क्या लेंगे। जैसे सिंपलेस्ट वे में सोचेंगे तो कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड HX, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड होगा तो इसके अंदर आपका हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, और ये एल्कोहल भी आपका पोलर होगा तो ये आपका हेट्रोलाइटिक फ्यूजन हो जाएगा इसके अंदर, और ये न्यूक्लियोफाइल आपके आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो आपका कंडीशन जो अप्लाई होगी डिफरेंट HX पे, और ये आपका आंसर RX, और ये वाटर आप इसमें से आउट हो जाएगा। तो ये पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कंप्लीट, यानी कि हम एल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ कराते हैं तो RX ऑब्टेन्ड होता है। अब HX में कौन कौन हो सकते हैं, तो HX के अंदर आपकी वैल्यू HCl, HBr और HI। ओके, और रिएक्टिविटी देखेंगे तो इसका एटॉमिक साइज, इसका ब्रोमीन का एटॉम, आयोडीन लार्जेस्ट साइज, जितना लार्जेस्ट साइज होगा तो इजी टू ब्रेक द बॉन्ड, तो इसीलिए ये आपकी रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह से अल्कोहल में भी स्टूडेंट्स आप रिएक्टिविटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अल्कोहल में कौन कौन से डिग्री होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। जैसे आपके पास में इथाइल अल्कोहल, सेकेंड आपका सेकेंडरी में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और 3 डिग्री में आपका जो फेमस एग्जांपल है वो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब आप इसका इंडक्टिव इफेक्ट देख लीजिए। इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि R ग्रुप्स, ठीक है, तो प्लस I इफेक्ट जितना आपका इंक्रीज होगा उतना ही OH इजी टू रिलीज होगा, OH इजी टू रिलीज होगा। सो सबसे ज्यादा आपका प्लस I किस में आ रहा, 3 टाइम्स प्लस I इन 3 डिग्री, 2 टाइम्स प्लस I इन 2 डिग्री, 1 टाइम्स प्लस I। तो एज द प्लस I इंक्रीजेस, तो आपका 3 डिग्री गिव्स इजी रिएक्शन देन 2 देन 1। ये रिएक्टिविटी सीरीज के साथ में फ्रॉम एल्कोहल में कॉमन रिएक्शन हमने रिप्रेजेंट कर दी, जिसमें आप HCl, HBr और HI ले सकते हैं, और वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स HX के अलावा
और कौन से ऐसे हेलोजन सोर्स हो सकते हैं जो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके आरएक्स बना सकते हैं। तो उस सोर्स के बारे में अगर अपन सोचें तो उसके बाद सबसे पहले आप देखेंगे तो उसमें अदर देन दिस, तो इसको लिखेंगे अपन अदर सोर्सेस ऑफ हेलाइड्स। और कौन हेलाइड दे सकता है अल्कोहल के साथ में? थ्रू न्यूक्लियोफिलिक शब्द। अल्कोहल की जितनी भी रिएक्शन, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल रिलीज करता है इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैटेगरी में लेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स एक तो आपका अल्कोहल और किससे रिएक्ट कर सकता है, तो उसमें आपका PCl3, और अल्कोहल किससे रिएक्ट कर सकता है? PCl5, देन आपका SOCl2 थाइन। तीनों ही बहुत ही फेमस रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये भी आपकी सोर्स ऑफ एलाइड्स होती है। PCl3 का ट्रिक ध्यान रखिए स्टूडेंट, इनके तीनों के बाई प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आइडेंटिफिकेशन देते हैं। इसमें ध्यान रखना PCl3 से कोई भी रिएक्ट करे तो जो भी रिएक्टेंट होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनके न्यूक्लियोफाइल रिलीज बता देंगे। इसका बाई प्रोडक्ट है H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। तो यहां से आप देख लीजिए H3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो H3, P यहां से ले लीजिए O3, तो कितने Cl बच गए? रिमेन 3, तो ये आपका 3RCl हो जाएगा। जब भी PCl5 आए स्टूडेंट तो इसका बाई प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है POCl3 और साथ में HCl, ये बाई प्रोडक्ट में लीजिए। तो यहां से देखो PO और Cl3 वापस आउट कर दीजिए, पीछे क्या बचेगा? H और Cl, तो ये HCl, एक Cl बचेगा जो आपका एल्काइल हैलाइड में यूज हो जाएगा। लास्ट वन साइंटिफिक रिएक्शन है बच्चों, कौन सी? डार्जन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, डार्जन रिएक्शन। और SOCl2 को क्या बोलते हो? थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? थायोनिल क्लोराइड। और सॉल्वेंट कौन सा होता है? पिरिडीन। ओके, और इससे आपका वेरी इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट होते हैं SO2 प्लस HCl, और दोनों ही प्रोडक्ट गैसियस होने की वजह से इस रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो आपका प्योरेस्ट फॉर्म होता है। सो आउट ऑफ दीज थ्री द वेरी फेमस रिएक्शन इज डार्जन रिएक्शन बिकॉज इट गिव्स 100% प्योर प्रोडक्ट। और फिर नोट के अंदर आप और भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम में मान लीजिए रेड फॉस्फोरस विद हेलोजन लिखा आ जाए तो भी उसको फॉस्फोरस हैलाइड ट्रीट करते हुए आप अपना आंसर दे सकते हैं। और इसकी जगह आप NaBr/H2SO4 प्रेजेंस में भी करें तो भी आपका जो है वो RBr ऑब्टेन हो जाएगा अल्कोहल के साथ में। तो ये आपकी एक्स्ट्रा रिएक्शंस ध्यान रख सकते हैं। तो दिस इज फ्रॉम अल्कोहल। नेक्स्ट प्रिपरेशंस के लिए अपन काम में ले रहे हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। यहां पे स्टूडेंट फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर कहीं पे भी अगर आपको ये लिखा मिले हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन जैसे ही कई क्वेश्चन में आता है तो आपको क्या क्या सोचना है। तो हाइड्रोकार्बन जैसे ही आता है स्टूडेंट्स तो पहले दो चीजें, ओपन चेन या क्लोज चेन हो सकता है। लेकिन ओपन चेन में आप डायरेक्ट याद रखेंगे दैट कैन बी एल्केन मेंबर, ठीक है सीधा, और या कोई वो एल्कीन का मेंबर हो सकता है और या फिर एल्काइन मेंबर हो सकती है। इसी तरह से क्लोज चेन में स्टूडेंट्स दो पार्ट याद रखिए, एक एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक या फिर वो हो सकता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक में मोस्टली जो ज्यादा यूज होता है या तो साइक्लोपेंटेन या साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। एरोमेटिक में तीन कंपाउंड याद रखिए स्टूडेंट्स, मोस्टली आपके अप टू जेईई नीट इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं इंक्लूडिंग बोर्ड्स। तो इसमें आपका एक तो बेंजीन खुद, एक टोलुइन जिसको अपन मिथाइल बेंजीन बोलते हैं, और एक इथाइल बेंजीन जो C2H5, बस। और इनके दो दो मेंबर याद रख लीजिए, मीथेन, इथेन, है ना, इथीन, प्रोपीन, इस तरह से। तो ये हाइड्रोकार्बन जैसे आता तो आप इनके बारे में दिमाग में रिकॉल करेंगे। अब जैसे इसके अंदर अपन ए पार्ट लेते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन हमारा रिएक्टेंट होना चाहिए, रिएजेंट हमें सोचना है। तो इसमें ए पार्ट लेते हैं फ्रॉम फ्री रेडिकल, फ्रॉम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। तो फ्री, सबसे पहले ये सोचिए स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कौन दे सकता है? तो इसमें आपका फ्री रेडिकल जिसमें सिंगल बॉन्ड होता, तो सिंगल बॉन्ड के दो ही लोग हैं, या तो एल्केन और या फिर साइक्लिक, एलिसाइक्लिक में जो साइक्लो एल्केन्स पार्ट होता है।
तो जैसे ही फ्री रेडिकल आता है तो इन दो के बारे में आपको सोचना है, एल्केन या मोस्टली जो है वो ये यूज होगी। तो अपन इसमें से सपोज मीथेन एग्जांपल लेते हैं। अब ये तो आपका रिएक्टेंट हो गया। रिएजेंट में हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन में हमारे पास क्या क्या होता है, Cl2, Br2, I2, है ना। फ्लोरीन तो एक्सप्लोजिव है तो अपन ये यूज करेंगे Cl2। और एक चीज और ध्यान रखिए बच्चों, जब भी सैचुरेटेड बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड हो सिर्फ, तो उस केस में कोई भी रिएक्शन जो होगी वो हमेशा यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज UVCl2 परमानेंट याद कर लीजिए। और ये फ्री रेडिकल मींस कि हमारे पास जो CH4 का जो H बॉन्ड है और Cl का जो Cl बॉन्ड है, इन दोनों का फ्री रेडिकल फॉर्म यानी कि जो शेड पेयर है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर CH3Cl और उसके साथ में HCl एज ए बाई प्रोडक्ट होगा। अब यहां पे स्टूडेंट्स जैसे ही आप कोई हायर मेंबर लेंगे जिसमें मोर देन 3 होगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट वहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। पॉसिबिलिटी, क्योंकि टर्मिनल का अलग बिहेवियर होता है और मिडल, जैसे अपन आर भी सीखे थे तो अपन देखा था आर में अलग जगह से अपन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, टर्मिनल मिडल, तो एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल इस तरह से मिलते हैं। तो अगर हम इसका UVCl2 हेलोजिनेशन करते हैं तो ये आइडेंटिटी UVCl2 किसी सैचुरेट हाइड्रोकार्बन का हेलोजिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका दो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगी, यानी कि एक तो हम टर्मिनल से, कहां से, टर्मिनल से H रिमूव करें, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि ये मिडल से भी हट सकता है। फिर आपको उसमें मेजर प्रोडक्ट वगैरह हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस लगा के देखना है। तो जैसे यहाँ पे Cl आ गई, यहाँ पे Cl, तो अगर यहाँ डॉट आता है तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स बनेगा, यहाँ डॉट आएगा तो 2 डिग्री। तो इट्स ऑब्वियस ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये फ्रॉम फ्री रेडिकल। ऐसे आप कोई साइक्लिक कंपाउंड्स भी ले सकते हैं, एलिसाइक्लिक, जैसे आपके पास में साइक्लोपेंटेन और एरो के ऊपर ऐसे लिखा आ जाए Cl2UV, व्हाट इज ए, तो आपको इसका सिंपल सा है, किसी भी H को सब्स्टिट्यूट करना है एज ए फ्री रेडिकल, तो ये आपका आ जाएगा क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में बी पार्ट लेते बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान से देखिए, जब कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आता है तो मोस्टली आपको दिमाग में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में ही सोचना है, ठीक है। एरोमेटिक में भी जो मैंने आप देखो साइड में बताया आपको, वेरी फेमस, मोस्टली यही यूज होते हैं आपके कंपटीशन वगैरह में भी, अप टू बोर्ड सब में, बेंजीन, टोलुइन और इथाइल बेंजीन। तो जैसे मैंने टोलुइन एग्जांपल लिया एज ए हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन CH3। अब यहां पे ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा ध्यान रखना बच्चों रिंग पे होता है, यानी कि ऑर्थो, मेटा, पैरा जो भी साइट होगी एज पर दिस ग्रुप, उसको अपन देखेंगे। उससे पहले एक और चीज ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये साइड चेन कहलाएगा। साइड चेन का मतलब ये हुआ कि अगर इस मिथाइल में एक H जोड़ दे तो ये क्या हुआ, CH4, यानी कि एल्केन का डेरिवेटिव है। और एल्केन की आपने अभी देखी कैसे रिएक्शन दी थी, UVCl। तो अगर एग्जाम में बच्चों UVCl2 लिखा आता है तो कभी भी आप रिंग की रिएक्शन नहीं देंगे, उसमें साइड चेन फ्री रेडिकल रिएक्शंस होगी, यानी कि इसका आंसर हमेशा बेंजाइल क्लोराइड राइट होगा। तो इसमें कोई गलती मत करिएगा स्टूडेंट्स, बेंजाइल क्लोराइड आंसर ऑप्शन राइट होगा, या आंसर लिखना है। लेकिन अगर इसी में आपको कंडीशन चेंज करके दे देते हैं, आपसे कह दे कि टोलुइन की रिएक्शन FeCl3 डार्क प्लेस, ठीक है, और हीट में कर रहे हैं या डार्क प्लेस तक कर रहे हैं, तो इस केस में ये कैटलिस्ट मोस्टली FeCl3 जो बच्चों वो आपको हेलोजन के केस में मिलेगा। यानी कि अब हम अगर हेलोजिनेशन कराते हैं कम एनर्जी के अंदर तो हमेशा आंसर जो होगा वो रिंग पे रिएक्शन होगी। तो इस पे कोई भी रिएक्शन होती तो उसको अपन बोलते हैं बच्चों रिंग रिएक्शन। अब रिंग रिएक्शन में एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक आते ही आप ऑर्थो, मेटा, पैरा को कैसे भूल सकते हैं। तो रिंग रिएक्शन में दो कैटेगरीज होती है, एक तो होती है आपकी ऑर्थो पैरा कैटेगरी और एक होती है मेटा कैटेगरी आंसर्स होंगे। तो अब मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, यहां पे कोई भी ऐसा जेड ग्रुप हो जो सिंगल बॉन्डेड हो
तो सिंगल बॉन्डेड होते हैं तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन, कौन से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं, इसीलिए उनके आंसर, क्योंकि वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं। और जो मल्टी बॉन्ड, मल्टी मेटा याद रखिए, मल्टी बॉन्ड वाले मेटा जैसे साइनाइड वगैरह होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, इसीलिए इनका आंसर हमेशा मेटा। जैसे इसमें OH हुए, R ग्रुप कोई भी हुआ, इसमें आपके साइनाइड वगैरह, एल्डिहाइड, मल्टी बॉन्ड वाला कोई भी हो सकता है। तो अभी हमारा ये कैसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आता है आपका R ग्रुप, तो इसीलिए इसके आंसर हमेशा OP डायरेक्टिव होंगे बच्चों। इसीलिए जब अपन एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो ऑर्थो और पैरा दोनों लिखना, तो उस वक्त साइड चेन अनअफेक्टेड रहेगी और एक Cl आप ऑर्थो पे प्लेस करेंगे, दूसरा Cl आप पैरा पे प्लेस करेंगे। क्योंकि पैरा पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहता है, यहाँ रिपल्सन होता है, इसीलिए पैरा थोड़ा सा ज्यादा बनता है, तो ये करीब करीब आपका 65% होता है और ऑर्थो आपकी 35%, तो पैरा थोड़ा सा मेजर प्रोडक्ट्स में आता है। यस स्टूडेंट, इसी में सी पार्ट लेते हैं अपन, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन अगर हाइड्रोकार्बन, अब आपका पाई बॉन्ड कंटेंट हाइड्रोकार्बन आ गया, ठीक है, इसको इससे हम किस तरह से HX, RX या ARX ऑब्टेन कर सकते, तो अभी RX होगा, तो RX के अंदर एल्कीन, एल्कीन जैसे ही होता है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एल्कीन दो कैटेगरी होगी, जिसमें एक तो होगी सिमेट्रिकल एल्कीन और एक होगी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। यानी कि हाइड्रोजन का रेशियो इक्वल आ रहा है तो ये आपकी सिमेट्रिकल हो गई, और डबल बॉन्ड पे अगर हाइड्रोजन का रेशियो डिफरेंट आ रहा तो अनसिमेट्रिकल हो गई। और ऐसा जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन जब भी हमारे पास होती है, ये अनसिमेट्रिकल, ये आपकी सिमेट्रिकल, तो आपका कोई भी प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स, वो हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल से MR और या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से आउट करना है, ये ध्यान रखना है। और इसमें एल्कीन से अपन सबसे पहले कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इसके अंदर A लेते हैं विद HX, HX मींस हाइड्रोजन हैलाइड, जिसकी वैल्यू आप HCl है ना, HBr और HI ले सकते हैं, कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड। तो अपन अगर कोई भी एग्जांपल लें, ये ले लीजिए ताकि आपके मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे स्टूडेंट्स आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली और उसकी रिएक्शन आपने HBr से कराई इन पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट मींस हेटेरोलाइटिक फिजन होगा, और अनसिमेट्रिकल होने से यहां पे आप क्या अप्लाई करेंगे, मार्कोनिकॉफ। सिमेट्रिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी लगा सकते मार्कोन, और मार्कोनिकॉफ में न्यूक्लियोफाइल गोज टू, ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियोफाइल, मार्कोनिकॉफ बोल रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल गोज टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट CH3C, क्योंकि इससे आपका 2 डिग्री कार्बोकैटाइन बनता है, इसीलिए आंसर 2 ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगी। अब यही रिएक्शन स्टूडेंट्स अगर एंटी मार्कोनिकॉफ से करते आप, तो क्या देते, HBr से रिएक्शन से, और यहां पे आपकी हाइड्रोजन परऑक्साइड लग जाता, तो एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ में होमोलाइटिक फिजन्स होता है, तो उसमें एंटी मार्कोनिक ब्रोमीन गोज टू एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो हमेशा टर्मिनल, कैसे याद रखोगे, टर्मिनल। तो देखो एंटी मार्कोनिकॉफ की स्पेलिंग क्या होती है, एंटी, ANTI, तो याद रहे A फॉर एंटी मार्कोनिकॉफ और T फॉर टर्मिनल, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट होता है या रेडिकल्स होते हैं जो हेलोजेंस के, तो वो हमेशा टर्मिनल पे जुड़ते हैं इसके अंदर, तो एंटी में टर्मिनल याद रख लीजिए, अदर देन जो भी होगा वो मार्कोनिकॉफ, यानी कि वो इनसाइड की तरफ जाएगा डिग्री के। तो ये आपका HX के साथ में विद मार्कोनिकॉफ। इसी का जो सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स, वो है एडिशन ऑफ हेलोजन भी कर सकते हैं अपन इसके अंदर, एडिशन ऑफ हेलोजन। हालांकि इसमें अपन को विसिनल डाइहेलाइड्स मिलेगा, ओनली मोनोहेलाइड्स नहीं मिलेंगे। जैसे स्टूडेंट्स अपने पास में कोई, इसमें कोई भी ले लीजिए, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक लिया, और इसके लिए ब्रोमीन्स के साथ में कोई भी रिएक्शन होती है वो हमेशा नॉन पोलर, एक्सोथर्मिक है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करेंगे। ब्रोमीन जब भी Br2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहती है तो रेडिश ब्राउन कलर होता है, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, रेडिश ब्राउन कलर इन Br2 फॉर्म। लेकिन जैसे ही ये पाई बॉन्ड क्रैक करके एडिशन रिएक्शंस देगी इसके ऊपर,
तो ये आपके पास में विसिनल डाइहैलाइड्स आ जाएगा। तो विसिनल डाइहैलाइड्स ऑब्टेन्ड होगी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है स्टूडेंट्स, वो ये है कि जो रेडिश ब्राउन कलर, जैसे ही ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल हेलोजन की फॉर्म में टूट जाएगा इंडिविजुअली, तो इसका रेडिश ब्राउन कलर जो होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा जब प्रोडक्ट बना होगा। तो डिसअपीयर होना इस बात का प्रूफ है कि जो कंपाउंड था हमारा, रिएक्टेंट था, वो रिएक्टेंट हमारा अनसैचुरेटेड था और उसके पाई बॉन्ड अब जो है वो सैचुरेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो प्रूव दैट द गिवन कंपाउंड कंटेन पाई बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कई बार कंपटीशन में पूछते हैं, Br2CCl4 रिएजेंट यूज टू, तो आंसर राइट होगा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। या पूछ लीजिए कि आपके पास कोई एल्कीन अनसैच, कैसे कहेंगे कि वो अनसैचुरेशन कंपाउंड्स है, तो उसमें आप Br2CCl4 एल्कीन ऐड कर दीजिए, तो एल्कीन में पाई बॉन्ड होता है, एडिशन रिएक्शंस होगी, रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये आपके डबल बॉन्ड का एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज से भी अपन ऐसा कर सकते हैं, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो RX आ सकता है। ठीक है, अब इसमें हमारा जो रिएक्टेंट होगा स्टूडेंट्स वो भी एल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, और हम रिएजेंट जो लेंगे वो हमारे पास में पहले से हैलाइड कंटेंट होगा। जैसे सपोज सोडियम आयोडाइड आपने रिएजेंट लिया, ठीक है, और यहां पे जो X की वैल्यू वो Cl और Br यानी कि अदर देन I हो जाएगा, तो Cl और Br हो जाएगी। ठीक है, ये ले, और इन दोनों हेलोजन को एक्सचेंज कर देंगे। तो एक्सचेंज के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो RI और साथ में निकल जाएगा NaX। अब यहां पे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये रिएजेंट जिस साइंटिस्ट ने दिया उसके बेसिस पे इस रिएक्शन को फिंकल-स्टीन रिएक्शंस बोलेंगे। फिंकल-स्टीन रिएक्शन, साइंटिफिक नेम पे इसको फिंकल-स्टीन रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की स्टूडेंट्स वो है कि इसमें जो NaX बन रहा, अगर मान लीजिए NaCl या NaBr, तो आप जानते होंगे ये बहुत कॉमन सॉल्ट होते हैं और कॉमन सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट बहुत हाई होता है, तो ये सॉल्युबल फॉर्म में रहेंगे, तो हमारे मेन प्रोडक्ट के साथ में इंटरफेयर करेंगे। अब इनको प्रेसिपिटेट करके फिल्टर करके आउट करना पड़ेगा, तो इनका KSP लेवल कम करना पड़ेगा। इसके लिए हम नॉन पोलर सॉल्वेंट एसीटोन यूज करते हैं, और एसीटोन क्या करता है, KSP लेवल को कम करके जो बाई प्रोडक्ट होता है इसको प्रेसिपिटेट करके आउट कर दे, तो हमारा मेन प्रोडक्ट प्योर फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो गया। तो ये पूरी रिएक्शन कहलाती है फ्रेंकल-स्टीन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अब अपन इसमें सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। फ्रेंकल-स्टीन की तरह एक और रिएक्शन होती है जिसको अपन बोलते हैं स्वाट रिएक्शन। दिस इज अगेन फॉर हेलोजन एक्सचेंज, ये भी हेलोजन एक्सचेंज के लिए। स्वाट रिएक्शन में जो रिएजेंट होता है स्टूडेंट्स वो आपको याद रखना AgF है ना। तो यहां पे वापस फ्रेंकल-स्टीन, इसमें भी RX ही लेंगे। X की वैल्यू आपकी Cl या Br हो सकती है, और इसके साथ में जो रिएजेंट लेंगे दैट इज AgF, सिल्वर फ्लोराइड, और हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये आपके हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा RF, और उसके साथ में बाई प्रोडक्ट में आपका AgX। अब AgX की जगह AgCl या AgBr हो सकता है, और चूंकि ये ट्रांजिशन मेटल्स है और ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट जो भी होगा उनका KSP पहले से ही लो होता है, इसीलिए हमेशा आपको PPT फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो जाएगी। तो इसको आप फिल्टर कर सकते हैं और आपका मेन प्रोडक्ट जो है उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपको किसी तरह का सॉल्वेंट लेने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि आपका जो मेन प्रोडक्ट है ऑलरेडी फिल्टर होने के बाद PPT से सेपरेट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे AgF की जगह हमारे पास ऑप्शन है, यानी कि हम कोबाल्ट फ्लोराइड ले सकते हैं, मर्क्यूलर फ्लोराइड ले सकते हैं, और एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड्स ले सकते हैं। तो ये हम रिप्लेस कर सकते हैं AgF की जगह पे। तो ये आप और में स्वाट रिएक्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये थी आपकी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यस स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स, यानी कि अब तक जो हमने सीखे वो सारे RX फॉर्मेशन थे। अब हेलोएरीन यानी कि अपना जो प्रोडक्ट होगा वो बेंजीन विद X होगा, इसको अपन हेलोएरीन्स, जहां पे X की वैल्यू फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन हो जाएगा। इसके लिए स्टूडेंट थोड़ा सा आपको रिकॉल करना पड़ेगा अमाइन से।
एक एरोमेटिक कंपाउंड जिसको अपन बोलते हैं एनिलीन, बेंजीन विद NH2। इससे हमको पहले डायजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा, और डायजोनियम सॉल्ट के लिए आपको याद है मैंने अमाइंस में बताया था NaNO2 विद HCl एंड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप रिएक्शंस करेंगे तो इसके अंदर अपन को बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट ऑब्टेन्ड हो जाएगा, जिसको अपन शॉर्ट में DAS डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये आपका इसमें सबसे पहले वही NaCl निकल जाएगा, तो आपको कंपाउंड मिलेगा HNO2, जिसको होनो की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 मोल HCl आपको और लेना है, और जितने भी H2 है वो इसमें से आउट करेंगे तो आपके पास रिमेन बच जाएगा N2 और Cl, तो ये N2Cl। अब इस डायजोनियम सॉल्ट की हेल्प से इसको एज ए रिएक्टेंट लेते हुए आप इसकी रिएक्शन अलग अलग रिएजेंट से करा सकते हैं। तो इसमें जैसे सपोज आपके पास में सैंडमेयर रिएक्शन है ना, सैंडमेयर रिएक्शन यूज कर सकते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन फॉर हेलोएरिन्स। और इसके अंदर आप जो क्यूप्रस हैलाइड है ना, ये आप एज ए कैटलिस्ट लेंगे, और अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो HBr यूज कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो इसमें से नाइट्रोजन गैस डिकम्पोज हो जाएगी, और ये Cl- आपका पॉजिटिव पार्ट के साथ रिमूव हो जाएगा, और उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्लोरो, और इसी के साथ में आपके आ जाएगी ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को स्टूडेंट्स अगर आप गटरमैन रिएक्शंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो गटरमैन रिएक्शंस के लिए सिर्फ आपको ये जो क्यूप्रस हैलाइड कैटलिस्ट दिख रहा है, इसकी जगह पे आपको कॉपर सॉलिड काम में लेना है एज ए कैटलिस्ट। तो कॉपर सॉलिड जब आप यूज करें Cu और S4 सॉलिड, इसमें भी वापस उसी तरह से HCl और HBr ले लेंगे। इससे आपको रेस्पेक्टिव क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी के अंदर आप डायजोनियम सॉल्ट से सपोज आपको बाल सीमेंस रिएक्शन, याद करिए बाल सीमेंस रिएक्शंस क्या थी, फ्लोरो के लिए बाल सीमेंस रिएक्शन। तो ये आपकी फ्लोर, इसके लिए आपको याद होगा फ्लोरोबोरिक एसिड जो अपन यूज करते हैं HbF4, इसको जब आप डायजोनियम सॉल्ट के साथ हीट करेंगे स्टूडेंट्स, तो पहले एक कॉम्प्लेक्स बनेगा BF4 N2+ से, H और Cl आउट हो जाएगा इसमें से, और BF4 का एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा। आप कंटिन्यू हीट करेंगे तो इसमें से नाइट्रोजन गैस और BF3 गैस आउट हो जाएगी, तो आपका फाइनल आंसर इसमें स्टूडेंट्स फ्लोरोबेंजीन आ जाएगा। लास्ट 4 हेलोएरिन्स कौन सा रह गया, सारे आगे आयोडो। तो आयोडो के लिए अपन एक्वस की आई ले लेंगे, और हल्का सा इसको वार्म करेंगे तो N2 गैस डिकम्पोज होकर सॉल्ट में से निकल जाएगी। C आपका K के साथ KCl, और ये आपकी आयोडो बेंजीन। ठीक है, नाम आप लिख दीजिए इसके अंदर क्लोरो या ब्रोमो, और साथ में बेंजीन लगा दीजिए। ये आपको बताइए फ्लोरोबेंजीन, और ये लास्ट आपकी हो जाएगी आयोडो बेंजीन। तो ये आपकी सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। यस स्टूडेंट, थोड़ा सा अपन फिजिकल प्रॉपर्टी को हाईलाइट कर देते हैं, जिसमें एक तो आपको चेक करनी है सॉल्युबिलिटी। ओके, तो सॉल्युबिलिटी के अंदर आपके पास 2 कंपोनेंट है, एक तो एलोएल्केन्स है और एक आपके पास में हेलोएरिन्स है। अगर पोलर सॉल्वेंट वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे तो इसमें हल्का सा स्लाइटली पोलैरिटी होती है, तो अपन कह सकते हैं इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन H2O, वो भी लोअर मोलर मास। और इसमें जाएंगे हेलोएरिन्स, दे आर हाईली नॉन पोलर, और इस नॉन पोलर की वजह से अपन डायरेक्टली कह सकते हैं इट इज इनसोल्यूबल इन H2O, तो ये इनसोल्यूबल फॉर्म में। तो एक तो ये पैरामीटर चेक करना। दूसरा पैरामीटर अपन को चेक करना स्टूडेंट्स वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स का। इसमें सीधे से 4 रूल ध्यान रख लीजिए। पहला, सबसे पहले आप किसी भी कंपोनेंट में मोलर मास देखिए, हायर द मोलर मास आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाएगा। और सेकंड कंपोनेंट आप देखेंगे इसके अंदर अगर सिमिलर मोलर मास आ जाता है, सिमिलर मोलर मास, तो उस केस में स्टूडेंट्स आप हमेशा सेल्फ एसोसिएशन देखेंगे। सेल्फ एसोसिएशन जो होगा वो आपका या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हो सकता है या वंडरवाल फोर्स से हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, किससे, वंडरवाल फोर्स, इसीलिए इसमें सेल्फ एसोसिएशन ज्यादा होगा। यानी कि आपको क्या देखिए, आपके पास में एक
एल्कोहल है और एक आपके पास हैलाइड है और एक आपके पास एल्केन है। ठीक है, तो ये आपका एल्कोहल कंपोनेंट हो गया, ये आपका हैलाइड एल्काइल हैलाइड कंपोनेंट हो गया, और ये थर्ड वन आपने जो लिया वो LRR मींस एल्केन, जैसे CH3 है। तो इसमें स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग है, ये आपका वांडरवाल फोर्स होता है और इसमें किसी तरह का फोर्स नहीं होता, नील, किसी तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल एल्कोहल का आपस में ज्यादा सेल्फ एसोसिएशन कराएगा रादर देन वांडरवाल और देन एल्केन, इसीलिए आपका इस सीक्वेंस में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब थर्ड इसमें ये होता है कि ब्रांचिंग अगर इंक्रीज होता है तो क्या करें। तो ब्रांचिंग में जैसे सपोज ब्रांचिंग हमारा थर्ड फैक्टर हो जाएगा, ब्रांचिंग ऑलवेज इंक्रीज वॉल्यूम, और इससे आपकी डेंसिटी कम हो जाती है, और अपन जानते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हायर होगा तो ही बॉइलिंग पॉइंट हायर अप हो पाएगी। इसीलिए जितनी चेन स्टूडेंट्स आपके पास में स्ट्रेट रहेगी, जिगजैग में फोल्डिंग नहीं आएगी, तो इसमें फोल्डिंग अच्छी होगी, तो इसका हमेशा स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। फिर जैसे हमारे पास सिंगल ब्रांच आ गई तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जिससे डेंसिटी कम होते ही उसका मास पे इफेक्ट आ जाएगा। और अगर नंबर ऑफ ब्रांचेज आपके पास में ज्यादा हो गई तो हाईली ब्रांच जो होगा वो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, तो अनब्रांच गिव्स मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब अपन शुरू कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में स्टूडेंट अपन इस चैप्टर के दो कैटेगरी बना देते हैं, जिसमें से एक में तो सारी रिएक्शन हेलो एल्केन की लेते हैं, और इसी का जो सेकंड पार्ट जब आएगा तो उसको अपन हेलो एरीन्स में प्लेस कर देंगे। तो पहले अपन कंप्लीट हेलो एल्केन की, यानी कि जो आरएक्स के अंदर फॉर्म में जितनी भी केमिकल रिएक्शन उनको एक साथ लिखेंगे। तो रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन, यानी कि जिसको कॉमन में आप एल्काइल हैलाइड भी। अगर स्टूडेंट्स इसकी कॉमनली अपन रिएक्शंस देखें तो मोस्टली 3 कैटेगरीज होती है मेनली, जिसकी ये आरएक्स शो करता है। तो यहाँ पे आरएक्स जो होगा स्टूडेंट्स वो हमारा अब रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर रिएजेंट अपन प्लेस करेंगे। तो इसमें एक कैटेगरी तो होती है जिसको अपन नाम देंगे न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक तो ये कैटेगरी हो जाएगी। दूसरी कैटेगरी हो जाएगी उसको बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, जो अल्फा बीटा एलिमिनेशंस होगा। और थर्ड वन हो जाएगा रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शंस विद मेटल, ये थर्ड कैटेगरीज हो जाएगी। तो ये 3 मेन कैटेगरीज इसके अंदर होती है आरएक्स के अंदर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अपन आरएक्स के साथ में कोई भी न्यू न्यूक्लियोफाइल जो अपने हेलोजन की जगह, क्योंकि हेलोजन पे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, तो उस रिएक्शन को अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस बोलेंगे। एलिमिनेशन के केस में स्टूडेंट्स हमारे पास में आरएक्स होगा, और आरएक्स में कोई न कोई कार्बन चेन होगी, और उस कार्बन चेन के साथ में हमारा हेलोजन होगा। हेलोजन को डाउन में लिख दीजिए ऐसे आरएक्स, तो जिसपे हेलोजन अटैच्ड होता है उस कार्बन को अपन अल्फा मान लेंगे, और नेक्स्ट विल बी बीटा। तो मोस्टली इसमें स्टूडेंट्स अपन अल्फा बीटा की बात करेंगे, ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन से अपन वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे। और थर्ड वन हो जाएगा आरएक्स की रिएक्शन जो है वो मेटल कंपोनेंट के साथ में कराएंगे, तो वो रिएक्शंस विद मेटल हो जाएगी। यस स्टूडेंट्स, अब उसमें से अपन पहली कैटेगरी डिस्कस करते हैं, जिसको अपन ने क्या कैटेगराइज किया था, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन सी होगी, तो देखिए इसमें अपन को न्यूक्लियोफाइल, सारे सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल याद करने। देखिए हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स अब वही ऑर्गेनिक में जैसे अपन लिखते हैं, पहले रिएक्टेंट होगा, उसके बाद में इसके साथ में रिएक्शन करने वाले को रिएजेंट बोलेंगे, और कंडीशन जो भी अप्लाई होगी उसके बाद में आपका इस मेन प्रोडक्ट लिखेंगे, और अगर उसके साथ में बाई प्रोडक्ट है तो उसको लास्ट में बाई प्रोडक्ट की फॉर्म। ये ऑर्गेनिक का मेन थीम होता है। तो इसके अंदर अब चूंकि अपन हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो रिएक्टेंट हमारा फिक्स हो गया आरएक्स, यानी कि स्टूडेंट्स अब अपन को सिर्फ ये सोचना कि कौन कौन से रिएजेंट जो है वो इस आरएक्स के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसमें जैसे वेरी फेमस, जैसे आपने पढ़ा हो एक्वस KOH, या इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, NaOH, ये ले सकते हैं। और कौन से है तो अपन एक साथ सारे लिख देते हैं, जैसे आप सोडियम आयोडाइड से ले सकते हैं, और आप इसकी रिएक्शन वाटर से करा सकते हैं, इसकी रिएक्शन आप किसी सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से करा सकते हैं, आप इसकी रिएक्शन किसी एल्कोहल से, मैं रिवर्स लिख रहा हूं, ROH से करा सकते हैं। इसका एल्कोहल का सोडियम सॉल्ट लेंगे तो सोडियम एल्कोक्साइड से करा सकते हैं आप।
सोडियम आयोडाइड हो गया। अमोनिया में अमोनिया खुद ले सकते हैं NH2H, और 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस भी ले सकते हैं। तो ये आपका R प्लेस कर दीजिए तो 1 डिग्री अमाइंस हो जाएगी, और 2 डिग्री के पास भी चूंकि एक एक्टिव हाइड्रोजन होगा तो आप 2 डिग्री अमाइंस भी ले लीजिए, तो ये आपकी 2 डिग्री अमाइंस भी यूज हो सकता है। ठीक है, किसी एल्काइल मेटल को भी लेकर के आप उसका न्यूक्लियोफाइल फॉर्म बना सकते हैं, तो ये एल्काइल मेटल्स हो गई। तो इतने सारे हमारे पास में ये रिएजेंट है जो इसमें अपन यूज कर सकते हैं। अब देखिए इनमें से न्यूक्लियोफाइल कौन कौन होगा, तो इसमें मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जैसे KOH आएगा तो OH कौन एक्सचेंज होगा इसके साथ में, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन करेगा, तो जैसे ये, तो अब ब्रैकेट में जो लिख रहा हूं वो इसके साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। और प्रोडक्ट में एक बता देता हूं, बाकी आप इसको खुद प्लेस करेंगे। ROH, जैसे R आ गया इधर से, ये R, तो ये इसके साथ एक्सचेंज होती है, आपका OH प्लेस हो जाएगा। ठीक है, और इधर से X जो होगा वो रिमेनिंग जो पॉजिटिव पार्ट होगा उसके साथ एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब बाकी सब में भी आप, इसमें भी NaOH में तो वापस OH ही आएगा। सोडियम आयोडाइड में से आयोडाइड आपका न्यूक्लियोफाइल है। H2O वैसे तो एज ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, लेकिन प्रोडक्ट जो होगा वो OH की फॉर्म यानी कि ROH एल्कोहल आएगा। इसमें आपका एसीटेट जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, इस तरह से एल्कोहल में जो प्राइमरी एल्कोहल्स होंगे जिसमें आपका एल्कोक्सी ग्रुप जो होगा वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। NaOR में OR आपका ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अमोनिया है तो अमोनिया में से एक्टिव हाइड्रोजन हटाएंगे तो रिमेन्स पार्ट विल बी नोन एज न्यूक्लियोफाइल। 1 डिग्री अमाइंस में भी एक्टिव हाइड्रोजन हटाएंगे तो RNH विल बी न्यूक्लियोफाइल, और इसमें सेकेंडरी अमाइंस के अंदर H+ हटाएंगे तो RN जो होगा वो आपका न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और RN के अंदर R एल्काइल ग्रुप जो होगा वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट में जब आप लिखेंगे तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो स्पीड से लिखी दोगे, इसमें भी वापस ROH आ जाएगा, इसमें भी RA आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट ROH, बाई प्रोडक्ट आप खुद मेंशन करेंगे, मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं सिर्फ, तो इसमें CH3COR प्लेस हो जाएगी। ठीक है, एल्कोहल में है तो आपका R तो पहले ही है, ROR हो जाएगा, इसमें भी आपका इसी तरह से ROR हो जाएगा, इसमें आपका RNH2 हो जाएगी, और इसमें RNH तो पहले ही था वो, तो ये NHR हो जाएगा, और इसमें 3 डिग्री पे चला जाएगा स्टूडेंट्स RR, और लास्ट में आपका फिर से एल्केन फॉर्म आ जाएगी, है ना। अब इसमें से दो चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट है अलग से, ये तो याद रखना है, बाई प्रोडक्ट आप खुद लिख दीजिए। अब स्टूडेंट्स मैंने एक चीज जो एक्सेप्शनल थी उसको मैं सेपरेटली यहां पे लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको मैंने सेपरेट रखा है। एक्सेप्शनल केस नहीं भूलना है बच्चों, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इवन रिटन एग्जाम्स के लिए, ये हर हाल में आपको आना चाहिए। तो अच्छे से ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, और ये देखिए जब कभी भी आपको स्टूडेंट्स KCN दिया जाता है रिएजेंट, या AgCN दिया जाता है, या आपको KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट, या AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट, ये रिएजेंट जब भी आए तो इनके न्यूक्लियोफाइल कौन होंगे, ये तो सारे नॉर्मल रिएजेंट्स है जो न्यूक्लियोफाइल सोर्स का काम करेंगे। इसमें ध्यान रखना स्टूडेंट्स, साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड जब भी आएगा तो ये आयोनिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? आयोनिक नेचर, कंपाउंड नेचर, इसीलिए इसका न्यूक्लियोफाइल हमेशा साइनाइड बनेगा। इसीलिए हमारा जो RX से जो भी रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स, उसमें सीधा सीधा RCN आंसर, एल्काइल नाइट्राइल फॉर्म आ जाएगी, पहली चीज। अगर इसकी जगह पे स्टूडेंट्स आपको AgCN दिया जाता, जैसे इसमें K लिख दीजिए KCN, और मान लीजिए सेकंड रिएक्शन में स्टूडेंट्स अपन को AgCN एज ए रिएजेंट दिया जाता, ध्यान रखना स्टूडेंट, ये ट्रांजिशन मेटल होने की वजह से इसमें यहां कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है, तो यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिर्फ नाइट्रोजन के रहते हैं, और RX जब भी टूटता तो उसका जो एक कार्बोकैटाइन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी चाहिए, इसीलिए सीधा आपका नाइट्रोजन पे अटैक कर जाएगा। और इसका जो आंसर होगा वो स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें सिल्वर पहले रिमूव नहीं होगा, तो लॉन पेयर की हेल्प से आपका R सीधा इससे जुड़ जाएगा, इसीलिए आंसर आपका RNC हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या देंगे? कोवेलेंट नेचर। और KCN में ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो आयोनिक नेचर में आयोनाइजेशन होगा, तो आयोनाइजेशन में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, इसीलिए इसका सीधा आंसर RCN हो जाता है। ये चीज इनके लिए भी याद रखनी स्टूडेंट, KNO2 जब भी आए
तो उसका न्यूक्लियोफाइल नाइट्राइट फॉर्म होगी आर जो लेंगे RX तो आपके पास है ही है, और इसकी रिएक्शन जब KNO2 से कराएंगे तो आंसर में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स RONO एल्काइल नाइट्राइट बनाना है, ठीक है। और इसी तरह से AgNO2 आए तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमेशा नाइट्रो ग्रुप ही रहेगा, तो सेम रीजन इसके लिए भी हो जाएंगे। RX प्लस AgNO2 जब लेंगे बच्चों तो इसका आंसर RNO2 आएगा। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है, कॉम्पिटिशंस, रिटन एग्जाम्स, किसी के लिए भी यूज करें, ये तो रखना ही रखना वन में भी याद, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है विद रीजनिंग, याद रखिएगा इसको। यस स्टूडेंट्स, अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है दोनों, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की दो बेसिक कैटेगरीज होती है, जिसमें एक को स्टूडेंट्स अपन बोलते हैं SN1 रिएक्शन, और अनदर पार्ट जो इसका वो कहलाएगा आपका SN2 रिएक्शन। SN1 SN2 नाम सुना हो आपने, वेरी फेमस। इसका बच्चों कंपटीशन बोर्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ जब इसका क्वेश्चन नहीं आया हो, तो इसको एकदम पक्का तैयार कर लीजिएगा SN1 एंड SN2। अपन डिफरेंस के साथ पूरा एक्सप्लेन कर देंगे इसको, तो आइए साथ साथ इसको लिखते जाइए। तो इसमें सबसे पहले बच्चों नंबर 1 फुल फॉर्म है ना, तो इसमें SN1 की जो फुल फॉर्म होती है यहां से शुरू करेंगे। 1 इंडिकेट यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 को क्या बोलोगे इसी के रेस्पेक्ट में, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आ गया आपका नेम डिफरेंस, डिफरेंस के साथ ही चल रही थी। उसके बाद सेकंड, ये जो 1 है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी इंडिकेट कर रहा है, तो इसीलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कह सकते हैं। और ये 2 आ रहा है, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। याद रखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ऑर्गेनिक के अंदर 2 ही चीजें होती है, एक तो कौन सा हो गया आपका जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है, और दूसरा इसके साथ में कौन होता है, रिएजेंट। अगर हमारी कोई रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो दोनों पे डिपेंड करती तो 1+1 हो जाएगा, तो ये 2 वाली हो जाएगी। अगर वो सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही, रिएजेंट की चेंज इन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, तो 1+0 यानी कि 1 रह जाएगा। तो यहाँ SN1 का मतलब इसकी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एंड सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, जबकि सेकेंड ऑर्डर का मतलब यहाँ पे ये रिएक्टेंट एज वेल एज रिएजेंट की चेंज इन कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी। तो ये इसके अंदर मेन ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये वापस हटा देते हैं। तो ये आपके पास में 2 मेजर डिफरेंस। आगे चले, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं स्टूडेंट्स थर्ड वन, रिएक्टिविटी, क्योंकि ये किसके लिए होती है, RX। तो स्टूडेंट्स RX जो हमारे पास है उसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे कि RX में क्या क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ये 3 होंगे। तो यहां पे अपन लिख देते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1। तो रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑर्डर्स याद रखेंगे। तो अपने पास कौन कौन से हैलाइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, 1 डिग्री में चले तो CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड, और एक ले लीजिए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और थर्ड वन हो जाएगा हमारे पास में टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये आपके पास थे। नाउ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब इसमें एक इसी तरह से इसको भी कंपैरिजन में लिख देते, फिर एक साथ याद करते हैं अपन दोनों रिएक्टिविटी को। तो इसमें भी अगर देखेंगे स्टूडेंट्स तो इसमें आएगा रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। इसमें भी पहले अपन ऐसे ही लिख देते हैं CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड, सेकंड वन इसमें भी ले लेते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और थर्ड वन इसमें आपका हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री में आप ऑब्लिक में चाहे तो CH3Cl भी ले सकते हैं, जो सबसे लोवेस्ट मोलर मास मेंबर है RX का, CH3Cl। ठीक है,
अब देखिए स्टूडेंट, एक ट्रिक याद रखिएगा जो आप एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको कभी ऑर्डर में कोई कंफ्यूजन हो तो सीधा सा एक ट्रिक याद करा रहा हूं मैं आपको, याद रखिए। इस नंबर पे ध्यान दीजिए, कितना नंबर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? 1। तो जो कोई भी चीज होगी इसको हमने यहां पे ऐसे ट्रिक के लिए नाम दे दिया लोअर नंबर, और इस 2 को हमने नाम दे दिया हायर नंबर। ठीक है, तो इसमें याद रखना लोअर नंबर हायर डिग्री, यानी कि लोअर नंबर अगर आता है तो हायर डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, याद रखिएगा स्टूडेंट्स हमेशा। और इसका कैसा आया, इसके कंपैरिजन में कैसा? हायर नंबर, तो इसमें याद रखना हायर नंबर लोअर डिग्री, याद रह जाएगा। वापस देख लीजिए एक बार, क्या बोलेंगे? लोअर नंबर हायर डिग्री, हायर नंबर लोअर डिग्री। तो ये इसकी रिएक्टिविटी से कभी भी रिकॉल करना हो तो इस ट्रिक से आप इनको रिकॉल कर सकते हैं कि हैलाइड्स की रिएक्टिविटी क्या रहेगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो ये ध्यान रखेंगे। अब आरएक्स में अगर आपको हैलाइड भी लेना तो हैलाइड का तो सीधा ही है, एटॉमिक साइज से देख लीजिए। जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, तो आयोडीन ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा देन ब्रोमीन देन सीएल। वो आप एटॉमिक साइज के बेस पे हैलाइड की रिएक्टिविटी भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड से स्टूडेंट्स। तो ये हमारा थर्ड। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसी के अंदर केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। तो इसमें केमिकल रिएक्शन के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स? कौन सा हाईएस्ट रिएक्टिविटी वाला है? तो एग्जाम में कभी भी रिटर्न एग्जाम में हो तो हमेशा हाईएस्ट रिएक्टिविटी वाले के साथ एग्जांपल देना है, नहीं तो एग्जामिनर सेटिस्फाइड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और कंपटीशन में स्ट्रक्चर देख के डिसीजन लेना विच वन इज 3 डिग्री फॉर SN1। तो यहां पे अब लिखते हैं बच्चों अपन केमिकल रिएक्शन, क्या लिख देंगे? केमिकल रिएक्शंस लिख देते हैं। केमिकल रिएक्शंस में कैसे लिखते हैं अपन? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बाद में क्या आता है? रिएजेंट, उसके बाद मेन प्रोडक्ट और उसके बाद में बाई। और यहां पे जो कंडीशन, जो कि स्टूडेंट्स यहां पे कौन सा लेना है आपको? 3 डिग्री, यानी कि टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेना है। और इसकी रिएक्शन अपन एक्वस KOH से कराते हैं। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, तो कौन सा फ्यूजन होगा? हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा। और हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में आपका कार्बोकैटाइन और Cl-। इसी तरह से इसमें भी आपका, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो Cl और OH आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो आपका टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल इसका आंसर आ जाएगा। और बाई प्रोडक्ट में आपका KCl। ठीक है, ये तो थी केमिकल रिएक्शंस। अब स्टूडेंट्स मैकेनिज्म की बात करेंगे। अभी इसकी पहले उधर कंपेयर कर ले, तो 4 नंबर पे यहां पे भी अपन इसी तरह लिख देंगे स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में जो सबसे लोअर मास होता है वो सबसे बेस्ट होता है SN2 के लिए। तो यहां पे SN2 के लिए क्या लिख देते हैं? CH3Cl। इसकी रिएक्शन भी अपन एक्वस KOH से कराते हैं बच्चों। तो ये आपके आंसर्स में, यहां पे पोलर सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कार्बोकैटाइन नहीं बना रहे हैं इसके अंदर। तो ये आपका आंसर इसमें मिथाइल एल्कोहल, ये बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों की केमिकल। तो इसकी केमिकल रिएक्शन अपन ने किससे एक्सप्लेन की? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से। इसकी किससे की? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से। ये दोनों रिएक्शंस हो गई। तो इसमें स्टूडेंट्स अब अपन बात करते हैं मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिख देते हैं मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 की रिएक्शन की मैकेनिज्म। फिर से वही ट्रिक है बच्चों, आपको एग्जाम में कैसे रिकॉल होगा कि किसके पर्टिकुलर SN1 SN2 किसकी नंबर ऑफ स्टेप 2 है, किसकी नंबर ऑफ स्टेप 1 है, इसका भी ट्रिक है। जो आपका लोअर नंबर जो मैंने अभी आपको सिखाया था, इस नंबर से इसकी सारी चीजें इससे हायर होती है, इससे हायर। जैसे 1 है तो 1 से आपकी रिएक्टिविटी डिग्री 3 थी तो वो हायर थी। स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप इससे ज्यादा कितना होगा? 2। तो इसीलिए इसके याद रखना है इसके बच्चों, तो यहां पे नंबर ऑफ स्टेप जो होगी इसकी मैकेनिज्म में वो 2 होगी। इसी तरह से इस वाले में भी अपन रिएक्शन मैकेनिज्म लिख देंगे, तो यहां पे भी आप मार्क कर दीजिए मैकेनिज्म ऑफ, इसमें भी लिख दीजिए मैकेनिज्म ऑफ SN2। ठीक है, इसका कितना नंबर ऑफ स्टेप होगा? तो इसमें देखिए वापस से वही तरीका, जो नंबर आपका लेंगे इसको अपन क्या दिया था? हायर नंबर। इससे सारी चीजें इससे कम होगी। जैसे अपन देखो डिग्री ली तो वो भी 1 वाली थी जो इससे कम है। नंबर ऑफ स्टेप इससे कम कितना होगा? 1। इसीलिए इसमें आप नंबर ऑफ स्टेप जो रखेंगे वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका सब एक फिर से ट्रिक कि आप नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे याद रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन आगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में
स्टेप 1 की बात करें तो स्टेप 1 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन आएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है SN1, क्योंकि पहली स्टेप में स्टूडेंट्स इसमें से सिर्फ एंड सिर्फ आपका जो पार्टिसिपेट करेगा बच्चों, वो आपका पार्टिसिपेट करेगा रिएक्टेंट। तो ये सिर्फ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा क्या फॉर्मेशन के लिए, कार्बोकैटायन फॉर्मेशंस के लिए। तो यहां पे लिखे हैं अपन, तो ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिख दिया, यानी कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स रिएजेंट का कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ पोलर सॉल्वेंट का रोल होगा। पोलर सॉल्वेंट कौन सा फ्यूजन देगा, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। तो यहां पे सारे के सारे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेंगे, और आपको याद होगा स्टूडेंट्स 3 डिग्री कार्बोकैटायन एज पर हाइपर कंजुगेशन, एज पर हाइपर कंजुगेशन, कंजुगेशन कंसेप्ट ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि 3 अल्फा और 3 अल्फा तो 9 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री कार्बोकैटायन की। इसीलिए SN1 रिएक्शन में हमेशा कार्बोकैटायन बनता है, क्योंकि इसके पास हाईएस्ट हाइपर कंजुगेशन होता है। ठीक है, या तो स्टार्टिंग के अंदर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन में एक्वस KOH यानी कि रिएजेंट का कोई रोल नहीं है, इसीलिए इसकी चेंज इन कंसंट्रेशन हमारी रेट ऑफ रिएक्शंस को इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये कहलाती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये सिर्फ एंड सिर्फ पोलर सॉल्वेंट और रिएक्टेंट के बीच की बात है, इसीलिए इसको इंक्लूड नहीं करते, और यही वजह है कि इसकी टोटल को अपन जो है वो सिर्फ 0 कंसीडर करते हैं, और इसकी जो पावर है 1, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम SN1 + 0 तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसमें स्टेप 2 के अंदर। स्टेप 2 में स्टूडेंट्स सीधा सीधा अब आपका रोल आएगा कि जो आपका स्टेप 1 में 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकैटायन जो बना हमारे पास में, उसके साथ में अब आपका रिएजेंट क्या करेगा, OH न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर देगा कार्बोकैटायन से, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होके फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका जो K कंपोनेंट है प्लस, ये आपकी प्रीवियस की जो Cl होगी उसके साथ रिएक्ट करके KCl में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म थी आपकी किसकी, SN1। अब आइए, तो कितनी स्टेप में पूरी हुई, 2 स्टेप में, तो ये आपकी नंबर ऑफ स्टेप्स 2 आ गई। अब आइए इसमें मैकेनिज्म ऑफ SN2, नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी है स्टूडेंट्स, 1। तो इसमें स्टार्ट करें तो सबसे लोअर मोलर मास पर लेते हैं, जो हाईएस्ट रिएक्टिविटी शो कर रहा है, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड स्टूडेंट्स ये आपके पास में इस तरह से अगर टेट्राहेड्रल फॉर्म में लिखें अपन, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसमें चूंकि कार्बोकैटायन नहीं बन सकता बच्चों, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि अगर मैं इसको कार्बोकैटायन बनाने की कोशिश करूंगा तो ये 0 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, जो अब्सेंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन की वजह से अनस्टेबल होगा, इसीलिए ये रिएक्शन कार्बोकैटायन बनाने की रिस्क नहीं लेती, तो ये डायरेक्ट चलती, इसीलिए इसका स्टेप 1 है। तो यहां पे सीधा सीधा आपका जो रिएक्शन जब चलेगी तो इसमें रिएजेंट का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये OH जो होगा स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखिए जो OH न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक के लिए आएगा। अब आपको ध्यान होगा स्टूडेंट्स, नॉक्स पीरियोडिक टेबल में आपने नॉक्स फैमिली पढ़ी है, और नॉक्स फैमिली में BSNL हेल्पलाइन के बराबर 1 2 3 लॉन पेयर्स होते हैं ना, लॉन पेयर। तो ये लॉन, तो यहाँ हेलोजन है स्टूडेंट्स, तो हेलोजन के हमारे पास में जो लॉन पेयर है वो कितने हो गए, 3, तो ये 3 लॉन पेयर हो गए। अब जो OH आ रहा है स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास एक तो पेयर पोटेशियम और खुद का इलेक्ट्रॉन का, और 2 लॉन पेयर खुद के भी। अब ये जब फ्रंट अटैक करेगा तो फ्रंट अटैक नहीं हो पाएगा। फ्रंट अटैक क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो है ये, और हाई लॉन पेयर डेंसिटी की वजह से ये आपस में रिपेल कर जाएंगे, इसीलिए फ्रंट अटैक जो होगा वो कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो फिर OH क्या करेगा, तो इसमें प्लान करेगा कि वो बैक अटैक, इसीलिए इस रिएक्शन की जो सबसे स्पेशलिटी है वो है बैक अटैक, है ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, तो इसमें बैक अटैक जो होगा वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो CH3 है इसका रीअलाइनमेंट होगा, और रीअलाइनमेंट में ये जब आपके HCl तो ऐसे हो जाएंगे, और ये Cl प्लेस हो जाएगा। अब ये OH जो होगा वो बैक अटैक के लिए जाएगा, तो बैक अटैक आपका ऐसे होगा इस साइड से, तो ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये धीरे धीरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये धीरे धीरे वीक होता जाएगा। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब OH ऑलमोस्ट उससे अटैच्ड हो जाएगा, और H अपनी जगह पे रहेंगे, जो भी अलाइनमेंट आपने दिया उसको, और
ये Cl हो जाएगा। ठीक है, इस स्टेज पे एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे जहां पे OH जुड़ रहा होता है और Cl हट रहा होता है, तो कार्बन जो होता है स्टूडेंट्स वो पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए पेंटावैलेंसी में आ जाता है। तो इस स्टेज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और वैसे भी ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल फॉर्म होती है। तो ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन कौन सी वैलेंसी में होता है, तो पेंटावैलेंसी शो करता है। और हैंड टू हैंड रिएक्शंस आगे बढ़ जाएगी और फाइनली आपको स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, OH अटैच्ड हो जाएगा और Cl फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री एस्पेक्ट इसमें अप्लाई नहीं होता, इसीलिए अपन डायरेक्टली यहीं पे देख लेते हैं कि अगर इसको अम्ब्रेला फॉर्म में देखें तो ये आपका इस तरह से बना अम्ब्रेला, और प्रोडक्ट का जो अम्ब्रेला आप देखेंगे तो इस फॉर्म में बना। तो यानी कि अलाइनमेंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो एक दूसरे से एग्जैक्टली अपोजिट, जैसे दो अपोजिट अम्ब्रेला, इसीलिए इसको बोलते हैं वॉल्डन कंप्लीट इन्वर्जन। ये याद रखिएगा, वर्ड कॉम्पिटिशन के लिए वॉल्डन साइंटिस्ट का नाम है वॉल्डन कंप्लीट इन्वर्जन। ठीक है, तो इसका चूंकि स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट होता नहीं है SN2 के अंदर, इसीलिए हमने ये डिस्कशन यहीं पे दे दिया। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट सिर्फ SN1 के लिए है, तो इसीलिए वो अलग से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ये पक्का याद रखना, कंपटीशन में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, द कंप्लीट वॉल्डन इन्वर्जन इज हैपेंड इन, तो ऑप्शन हमेशा बच्चों SN2 राइट होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये जो अलाइनमेंट्स है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इनवर्स यानी कि अपोजिट हो जाना। तो ये आपकी मैकेनिज्म ऑफ SN2। यस स्टूडेंट्स, अब अपन कंटिन्यूएशन में जो हमने अभी डिफरेंस देखा था उसके बाद में स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ SN1 रिएक्शन। तो सबसे पहले तो अपन ये देखें कि इसमें स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, पहली चीज। अब पहले थोड़ा सा ये इंट्रोड्यूस करें अपन कि इसमें स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स क्या होगा। तो कुछ पॉइंट कंसीडर करने हैं बच्चों इसमें, जिसमें पहला आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसमाइजेशन होगा। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, फिर अपन इस रिएक्शंस में आते हैं। स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए किसी भी कंपाउंड का सेंटर कार्बन स्टीरियो सेंटर या एसिमेट्रिक होना जरूरी है। जैसे आप किसी भी कार्बन को 4 सिंगल वैलेंसी हो और उससे अटैच्ड ग्रुप, जैसे आपका एक Cl है, एक को आपने मिथाइल लिख दिया, एक आपने इथाइल ले लिया और एक आपने प्रोपाइल हेक्साइल, कोई भी चीज ले सकते हैं। ये आपका, अब इस कार्बन को ध्यान से देखिए, जो सेंटर कार्बन है उससे अटैच्ड एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो वो डिफरेंट है। तो ये जो स्टीरियोसेंट्रिक कार्बन है, ठीक है, इसको बोलेंगे स्टीरियोसेंट्रिक C या कार्बन। ठीक है, और या ये आपका कहलाएगा कायरल कार्बन, तो इसको अपन कायरल कार्बन भी कह सकते हैं। तो ये कायरल कार्बन, यानी कि जो हमारा सेंटर कार्बन, इट मस्ट बी सराउंडेड बाय 4 सिंगल बॉन्ड एंड मस्ट अटैच्ड विद 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तब इस कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन भी कह सकते हैं। तो एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियोसेंट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। ऐसे जो थ्योरेटिकली अगर अपन देखेंगे तो इनकी अगर अपन मिरर इमेज बनाएंगे तो ये मान लीजिए इसकी रियल इमेज है। ठीक है, इसकी अगर अपन मिरर इमेज देखेंगे तो मिरर इमेज आपको ऐसे मिलेगी, CH3 C2H5 और ये आपका C3H7। तो ये इसकी ये बीच में मिरर हो गया, ये आपकी मिरर इमेज हो गई। अगर ये दोनों स्पीसीज आपस में नॉन सुपर इंपोजिबल हो, नॉन सुपर इंपोजिबल अगर है, तो ऐसे कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे स्टूडेंट्स। और प्रैक्टिकली इसको जिससे प्रूव करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को पोलरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पोलरीमीटर। पोलरीमीटर से आप प्रूव कर सकते हैं। पोलरीमीटर क्या करेगा, इस कंपाउंड्स को जब 1 by 1 आप क्रिस्टल को मोलर कंसंट्रेशन में ऐड करके देखेंगे तो एक कंपाउंड कोई भी जो होगा वो लाइट को डेक्स्टर रोटेट करेगा, तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, शॉर्ट में डी लिखेंगे। और अगर वो लेफ्ट में रोटेट करता है उसको बोलेंगे लेवो रोटेटरी, तो एल में। यानी कि नाम से ही पता लग रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिक वर्ड किसको इंडिकेट करता है? लाइट को। तो आपके जैसे पोलरीमीटर में लाइट सामने से आ रही है, तो वो लाइट अगर जो आपका सैंपल सेल है उससे लाइट निकलेगी, तो वो सैंपल क्या करेगा, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है
तो लाइट को या तो वो अपने लेफ्ट साइड में ले जाएगा या अपने राइट साइड में कर देगा। तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, और शॉर्ट में बोलते हैं डीएल आइसोमर्स। तो दोस कंपाउंड विच शोज डीएल आइसोमर दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, या उनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। और टेक्निकल लैंग्वेज में और मीनिंग याद रखना जिसका नाम है एनेंसियोमर्स। तो ये दोनों एक दूसरे के जो डीएल आइसोमर्स होते हैं उनको एनेंसियोमर्स भी बोलते हैं। तो ये नॉन सुपर, इसको जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये सीएल यहां आएगा, तो आपस में सुपर इंपोज नहीं करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड को अपन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं। इनके ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं जिनको डीएल या एनेंसियोमर्स कह सकते हैं। और ये लाइट को हमेशा लेफ्ट या राइट रोटेट कराएंगे। प्रैक्टिकली इसको पोलरीमीटर से प्रूव कर सकते हैं। पोलरीमीटर में स्टूडेंट्स इतना सा ध्यान रखना है कि एक बल्ब होगा और उस बल्ब से जो लाइट होगी वो पहले तो अनपोलराइज्ड होती है ना, फिर एक निकोल प्रिज्म होता है, याद रखिएगा ये भी कंपटीशन में आया हुआ, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म कैल्शियम कार्बाइड का बन, CaCO3 की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, उसको कैल्साइट, क्या बोलेंगे, कैल्साइट वर्ड यूज करना है। तो कैल्साइट का बना होता है और ये हमेशा किसी भी लाइट को वन डायरेक्शन में ट्रेवल करवाता है, इसीलिए इस लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज। यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट पास थ्रू द निकोल प्रिज्म get convert into one directions with one plane, so it is called plane polarized light। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, what is plane polarized light, तो वो आप यहां से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो फिनोमिनॉन है, क्या ये फिनोमिनॉन हमारा SN1 रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है उसमें अप्लाई हो सकता है क्या? तो इसीलिए इसको डिस्कशन में बोलते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। ये कंसेप्ट आपको एज सच इसमें अप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या क्या चेंजेस आपको चाहिए वो चीज, ठीक है। और एक वर्ड और याद रख लीजिए, कायरलिटी। कायरलिटी क्या होती है तो आप बोलेंगे, कायरलिटी के लिए डेफिनेशन टर्म्स देंगे वो होगी when the one center carbon is surrounded by 4 single bonds with different atom or group of atom, that center carbon is known as chiral carbon and that molecule as a whole is called chiral molecule and phenomenon is known as chirality। तो ये एक डिफाइन कर सकते हैं जिसको स्टीरियोकेमिक कायरल कार्बन को आप स्टीरियोसेंट्रिक कार्बन भी कह सकते हैं, कायरल कार्बन तो है ही है, और उसको एसिमेट्रिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्बलिटी के लिए हो गया। और ये बाकी 3 चीजें इस रिएक्शंस के अंदर आएगी, रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन भी स्टूडेंट्स यही है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसमें ऑब्वियसली बात है, अगर किसी का रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसके प्रोडक्ट भी जो है वो मोर देन 1 होंगे, तो वो अपन डिस्कस करते हैं। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये तीनों मिथाइल 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 है, तो अभी हमारा ये कैसा है, सिमेट्रिक कार्बन, सेंटर कार्बन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में जो कार्बन है वो भी सिमेट्रिक सेंटर हो गया। सिमेट्रिक सेंटर में स्टूडेंट्स कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता, यानी कि स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट नहीं आ सकता। तो क्या करें, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको इस कार्बन को कैसा बनाना पड़ेगा, एसिमेट्रिक या स्टीरियोसेंट्रिक कार्बन क्रिएट करना पड़ेगा। अदरवाइज अभी हमारी जो SN1 रिएक्शन है बच्चों, SN1 रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सिंगल प्रोडक्ट है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यील्ड कितनी, क्वांटिटी कितनी भी आए, लेकिन प्रोडक्ट टाइप एक ही आएगी। अगर कैसा है, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक का यील्ड ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो सकती है लेकिन टाइप ऑफ प्रोडक्ट हमारा एक ही रहेगा। अब हम ये स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट अप्लाई करके देखें, तो इसके अंदर इस कार्बन को कायरल बनाना है, तो इस कार्बन को कायरल बनाने के लिए हम क्या चेंजेस करें, तो Cl की जगह तो अपन Cl ही रखें, एक मिथाइल आप एज इट इज रख दीजिए, एक मिथाइल की जगह अपन जैसा आपने साइड में लिखा C2H5, और एक की जगह कोई भी हेक्साइल भी ले सकते हैं, हेक्साइल, प्रोपाइल, कोई भी एग्जांपल। तो अब जो हमारा ये जो C है बच्चों, ये कैसा हो गया, स्टीरियोसेंट्रिक कार्बन बन गया, क्योंकि रिएक्टेंट के अंदर हमने सारे ग्रुप को जो इमेजिन करके उसमें अलग अलग ले लिए। तो अब हमारा ये स्टीरियोसेंट्रिक या कायरल का स्टीरियोसेंट्रिक या कायरल कार्बन बने। अब इसके रिएक्शन स्टूडेंट्स जब हम एक्वस KOH से कराएंगे तो अपन को ये पता है कि अब हमारा जो कंपाउंड है बच्चों वो ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि खुद के डीएल आइसोमर है। तो इट्स ऑब्वियस जब आपका रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है स्टूडेंट्स, तो उसके जो प्रोडक्ट आएंगे वो मोर देन 1 होंगे, क्योंकि कुछ कंपोनेंट डी भी बढ़ेगा और कुछ कंपोनेंट आपका एल भी बनेगा। तो इसके साथ ही सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगी, जिसमें एक आपका कौन सा बन जाएगा,
ये एज इट इज Cl की जगह तो आपका OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और बाकी ग्रुप को एज इट इज लिख दीजिए C2H5, ये आपका स्टीरियोसेंट्रिक और ये C3H7 और ये आपका OH। ठीक है, अब मिरर इमेज में इसको जब आप देखेंगे तो ये आपका मिरर सपोज, तो उसका दूसरा प्रोडक्ट कौन सा आएगा? CH3, C2H5 और C3H7। मान लीजिए एक D है और एक L है, कन्फर्म्ड बाय पोलर इमीटर। ठीक है, ये दो डी, दो आइसोमर, तो दो नंबर ऑफ प्रोडक्ट पहले कितना था 1, अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए 2, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये डी भी बनाएगा और एल भी बनाएगा। अब यहाँ पे परसेंटेज की बात होगी कि परसेंटेज ऑफ फील्ड कितना आएगा। तो इस रिएक्शंस के अंदर अब अपन स्टूडेंट्स इसमें जो डीएल फॉर्मेशन की परसेंटेज यील्ड का डिस्कशन कर रहे थे, तो इसमें इक्विमोल, अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्विमोल हो जाती है, इक्विमोल, तो उस केस में ये दोनों ही, अगर चूंकि ये दोनों एक ही आपके यूटेंसिल्स के अंदर है, यहां जब प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये दोनों 50-50% की कंसंट्रेशन में बनते हैं, तो इनका जो मिक्सचर होगा उसको बोलेंगे रेसेमिक मिक्सचर, और इस फिनोमिनन को जहां फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं रेसमाइजेशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? रेसमाइजेशन। अब रेसमाइजेशन चूंकि इक्वल कंसंट्रेशन है तो आधे पॉपुलेशन इस लाइट को राइट घुमाने की कोशिश करेगी और आधी पॉपुलेशन इसको लेफ्ट रोटेट कराने की कोशिश करेगी, तो अल्टीमेटली लाइट का जो कैंसिलेशन आ जाएगा, यानी कि रेसमिक मिक्सचर ऑफ डीएल जो होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ध्यान दीजिए वर्ड पे, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर होता है। ये चीज ध्यान रखनी है क्योंकि इसमें दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल कंसंट्रेशन। हाँ, अगर ऐसा कभी होता है कि एक का 40% आया, एक का 60%, तो इसको पार्शियल रेसमाइजेशन बोलते हैं। एग्जैक्ट 50 नहीं होता तो इसको पार्शियल रेसेमिक मिक्सचर या रेसमाइजेशन कह सकते हैं। अब जो लास्ट के दो वर्ड है स्टूडेंट्स, रेसमाइजेशन आ गया, अब ये दो वर्ड रिटेंशन और इन्वर्जन इसमें कहां प्लेस करें, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, रिटेंशन इन्वर्जन के लिए अगर कार्बन कार्बन की सीरीज को अपन अम्ब्रेला टाइप बना दें ऐसे, और अम्ब्रेला को कैच करने के लिए आपका ये जो सब्स्टिट्यूएंट है Cl वहां तक ले लीजिए, ये अम्ब्रेला, तो अलाइनमेंट इसमें देखेंगे जो ग्रुप का अलाइनमेंट कैसा, रिएक्टेंट और पर्ड के बीच में कंपेयर करेंगे, तो यहां पे रिएक्टेंट का अलाइनमेंट, अब देखो पर्ड का कार्बन कार्बन का अगर अपन अम्ब्रेला डिजाइन करेंगे तो ऐसा बनेगा, और कार्बन साइड लेनी है इसका डिजाइन करेंगे तो यह आपका अम्ब्रेला फंक्शनल ग्रुप तक ऐसे बनेगा। अब स्टूडेंट्स रिएक्टेंट और रिएजेंट का जो ओरिएंटेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप से वो देखिए, या पूरे मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन अगर वो इसी डायरेक्शन में है जैसे इसमें है, सेम डायरेक्शन जब होती है अलाइनमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, तो उसको बोलते हैं रिटेंशन। तो लिखेंगे क्या इसके बारे में, तो इसको तो बोलेंगे रिटेंशन। इट मींस द रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर हैविंग सेम अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड रिटेंशन। ठीक है, और दूसरा वाला जो होगा इसको इससे कंपेयर करेंगे सेकंड वाले से, तो आप देखो अलाइनमेंट दोनों कैसे आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं, अपोजिट आती है, इसको क्या लिखा आपने, इन्वर्जन, यानी कि अपोजाइट, तो ये इन्वर्जन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन में रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा। नाउ स्टूडेंट, चूंकि ये भी आपका वॉल्डन ने ही एक्सप्लेन किया था, इसीलिए इसको वॉल्डन पार्शियल इन्वर्जन बोलेंगे, क्योंकि यहां पे कुछ पार्ट रिटेंशन में चला जाता, इसीलिए यहां कंप्लीट इन्वर्जन कभी नहीं आता। नीट जेई का और बोर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ऑप्शन में भी आता है, इन विच रिएक्शन द वॉल्डन पार्शियल इन्वर्जन विल अकर, तो आंसर हमेशा बच्चों SN1 राइट होगा, ध्यान रखना है। जबकि अभी थोड़ी देर पहले जो प्रीवियस टाइम में देखो आपने कहा था कि जहां पे SN2 होगी वहां स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट नहीं लगता है, तो वहां अम्ब्रेला एक ही ओरिएंटेशन में बनता है, इसीलिए वहां पे कंप्लीट वॉल्डन इन्वर्जन ऑप्शन आता है, तो SN2 राइट होगा, और अगर पार्शियल वॉल्डन इन्वर्जन आता तो SN1 राइट होगा स्टूडेंट्स। तो यह आपकी कहलाती स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी सेकेंड कैटेगरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन में स्टूडेंट्स अगेन RX लेंगे अपन, इसमें R में मिनिमम 2 कार्बन वाली वैल्यूज लेनी ताकि उसका एलिमिनेशन एक्सप्लेनेशन हो सके। तो इसमें स्टूडेंट इथाइल क्लोराइड सबसे मिनिमम से मिनिमम अगर अपन ले इसके अंदर, तो CH3 CH2Cl ये इथाइल क्लोराइड है। इथाइल क्लोराइड का अपन को क्या करना है, एल्कोहलिक KOH, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, पहले वाले जितने भी थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो कैसे थे, एक्वस KOH या NaOH, यहां पे कौन सा लेना है, यानी सॉल्वेंट अल्कोहल लेके उसमें डिसॉल्व करना है, और ये परमानेंट याद कर लीजिए,
एल्कोहलिक KOH या NaOH और एक होता है सोडामाइड NaNH2, ये दोनों पूरी ऑर्गेनिक के अंदर हमेशा HX को रिमूव करते हैं, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। कभी मत भूलिएगा, परमानेंट याद रखिएगा इसको। तो यहां पे आपको क्या करना है, -HX, यानी कि अगर Cl है तो ऑटोमेटिकली वो HCl एलिमिनेट होगा। जिस ग्रुप पे सब्स्टिट्यूएंट होता है स्टूडेंट्स, उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, नेक्स्ट कार्बन हमेशा आपका बीटा कहलाएगा, अटैच्ड हाइड्रोजन विल बी बीटा। तो अब हम यहां पे चाहते हैं कि ये आपका आंसर क्या आएगा, तो इसके अंदर अपन आंसर सॉल्व करें। तो देखिए स्टूडेंट कैसे वर्क करेगा। तो इसमें सबसे पहले जो एल्कोहलिक KOH है, इसका जो ये बेस कंपोनेंट है OH, ठीक है, ये OH। अब इसको मैं वापस लिख रहा हूं आपका CH3CH, तो इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म में, जब भी कोई मैकेनिज्म देखें तो इसको अपन मैकेनिज्म के साथ ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका CH2Cl और इसका एक H क्या करो, ट्रांसफॉर्म में लिख दो ऐसे ऑपोजिट। और यहां से जो एल्कोहलिक KOH का जो OH है, स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो इस पे अटैक करेगा, किस पे, बीटा हाइड्रो, क्योंकि बीटा कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये बीटा एलिमिनेशन हो गया, तो बीटा हाइड्रोजन। तो यहां पे जैसे, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी ज्यादा, तो ये इसको अपने प्लस फॉर्म में ले जाएगा, और यहां का जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका टर्न कर जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। और चूंकि क्लोरीन की नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये विड्रॉइंग लिविंग ग्रुप कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका लिविंग ग्रुप लेके जाएगा, और ये सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन आपका पाई बॉन्ड में क्रिएट हो जाएंगे, और ये H2O के साथ। यानी कि रिएक्शंस अगर अपन देखें स्टूडेंट्स, तो फाइनल आंसर हमारे पास में क्या आया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बाई प्रोडक्ट में H एंड Cl। तो फाइनली फिर लास्ट में अपन को HCl मिल जाएगा, और किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH, या इसकी जगह सोडामाइड ले सकते हैं। इस एल्कोहलिक KOH OH बेस का काम करेगा, और सोडामाइड के अंदर NH2 बेस का काम करेगा। लेकिन यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी स्टूडेंट्स, जिसको अपन बोलते हैं सेट-जेफ रूल। वेरी इंपॉर्टेंट एलिमिनेशंस के अंदर सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल मींस अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए, जैसे सपोज CH3CH2 Cl एंड CH3, यानी कि मैंने सपोज 2 क्लोरोब्यूटेन ले लिया, है ना, 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन में अब आपका इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, तो इस केस में आपको, चूंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या होगी, जैसे ये अल्फा है तो ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा है, और फिर ये गामा, तो 2 बीटा हो गए। तो अपन को बीटा हाइड्रोजन निकालना है, तो कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकालना है, ये डिसाइड कैसे होगा। तो अपन एक बार दोनों प्रोडक्ट लिख के देखें, फिर उसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा एज पर सेट-जेफ रूल, ये देखना है, ठीक है। तो सेट-जेफ रूल किसमें काम आता है, एलिमिनेशन के अंदर। तो पहले अपन ये वाला कंपोनेंट लिखते हैं फर्स्ट, इसको फर्स्ट पाथ मान लेते, और अगर ये वाला रिमूव होता तो इसको पाथ 2 मान ले। तो पाथ 1 के अंदर आंसर होगा बच्चों CH3CH2 CH डबल बॉन्ड, तो ये आपका यहाँ पे पाथ बीटा आएगा, तो 1 नंबर पाथ। और सेकंड पाथ ये वाला है ना, तो इसमें आपका सेंटर में डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3, तो इसको तो क्या बोलेंगे, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। ये कौन सा कहलाएगा, ब्यूट 2 इन, ठीक है। अब इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो हम सेट-जेफ रूल अप्लाई। सेट-जेफ रूल क्या कहता है कि more number of substituent at double bond carbon, more number of substituent at double bond carbon will be considered as major product, यानी कि डबल बॉन्ड कार्बन पे जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसमें देखो ये आपका डबल बॉन्ड कंपोनेंट है, तो पूरा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एक ही काउंट होगा, क्योंकि ये एक ही बार आया इसके कांटेक्ट में। ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके कांटेक्ट में ये 2 हो गए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए, 2। तो ये जो इस पाथ 2 है, ये मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रखता है, हेंस मेजर प्रोडक्ट विल बी ब्यूट 2 इन एंड माइनर प्रोडक्ट विल बी ब्यूट 1 इन। तो ये आपका था स्टूडेंट्स एलिमिनेशन रिएक्शंस फॉलोड बाय सेट-जेफ रूल। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। अब हमारा RX कौन कौन सी मेटल से रिएक्ट कर सकता है,
तो उसमें मोस्टली एक्टिव मेटल्स लाइक एक्टिव मेटल के बहुत सारे एग्जांपल हैं, उसमें से जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है ना, Na, तो ये आपकी एक्टिव मेटल की फॉर्म में। तो अपन विद 1 by 1 ले, विद मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो Rx प्लस Mg। इसमें ध्यान रखना स्टूडेंट, एक्टिव मेटल जब भी होती है तो इनके लिए हमेशा, क्योंकि ये ब्लास्ट कर जाती है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करना है। और मोस्टली जो इसमें यूज होता है वो कहलाता है ड्राई ईथर। ठीक है, ये इसके साथ एडेप्ट बना देगा RMgX। और साइंटिफिक नाम से ये रिएजेंट जो अपना प्रोडक्ट आया है ये बहुत ही फेमस है और इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से फेमस है ये। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा? Rx प्लस Mg। अब स्टूडेंट चूंकि R की वैल्यू कोई ना कोई कार्बन होगा, जैसे मान लीजिए आपने CH3 लिया और इधर Mg, और X की वैल्यू Cl, Br, I कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स ये कार्बन ऑर्गेनिक होता है और ये आपकी मेटल हो गई है ना। तो कार्बन और मेटल के बीच में जब भी बॉन्ड होता है तो ऐसे कार्बन एंड मेटल के बीच में जब भी बॉन्ड्स होता है तो ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ग्रिग्नार्ड इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसी तरह से सेकंड रिएक्शन इसके अंदर है वो है आपकी वुड्स रिएक्शन। सोडियम एक्टिव मेटल काम में लेंगे तो इसमें विद सोडियम, अगर हम Rx की रिएक्शन सोडियम 2 मोल ही Rx लेना, एक बार Rx को स्ट्रेट लिख दीजिए, एक बार रिवर्स लिख दीजिए। इसमें से आप NaX आउट कर देंगे, अगेन एक्टिव मेटल है तो रिएक्शन हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे। तो इससे आपका RR और बाई प्रोडक्ट में NaX यानी कि एल्केन फॉर्मेशन हो जाएगा। और साइंटिफिक रिएक्शन नाम से इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टूडेंट्स वुड्स रिएक्शन। तो ये वुड्स रिएक्शंस होगी जिसमें एक्टिव मेटल सोडियम होगी, 2 मोल ऑफ एल्काइल हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स एल्केन एज ए प्रोडक्ट। यस, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स। अब हमारा Rx के बाद में जो सेकंड पार्ट है उसकी केमिकल रिएक्शंस हेलोएरिन्स यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हेलोएरिन्स के अंदर कौन सी। तो उन्होंने पहले कैटेगरी अपन ने ये इसमें डिटरमाइन देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि हमने Rx में किया था वो क्या हेलोएरिन्स में पॉसिबल है, ये हमें देखना है। तो हमने जब पहली रिएक्शन की थी कोई भी SN1 या SN2, सपोज आपकी SN1 है और उसका ये आंसर आया था। अब जैसे ही ये रिएक्शन स्टूडेंट्स अपन एरोमेटिक हेलोएरिन्स लेते हैं और उसकी रिएक्शन एक्वस की वजह से, तो आंसर क्या आया? नो रिएक्शन। तो हमें ये फाइंड करना है कि जिस तरह से हमारे एलिफेटिक ये रिएक्शन दे सकते हैं तो फिर हेलोएरिन्स ये रिएक्शन क्यों नहीं दे सकते, इसके रीजन। तो इसके रीजन में तो सबसे पहला जो होगा स्टूडेंट्स, इसके 4 बेसिक रीजन है जिस वजह से एरोमेटिक हमारे ये रिएक्शन नहीं देंगे। उसमें सबसे पहले ध्यान से कंपेयर करें स्टूडेंट्स तो इसमें आएगा अब्सेंस ऑफ रेजोनेंस और इसमें आ जाएगा प्रेजेंस। तो प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस से क्या होगा, जो Cl के आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे रेजोनेंस इफेक्ट, जिस वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो नॉर्मल इस तरह से Cl को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नहीं आने देंगे, तो इसको रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। सेकेंड स्टूडेंट्स में होगा अगर हम इन दोनों सेंटर को कंपेयर करें हाइब्रिडाइजेशन से, तो हाइब्रिडाइजेशन में आप देखिए ध्यान से, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि हमारा जो हेलोएरिन्स है इसमें देखो ये डबल बॉन्ड आ रहा है, इस वजह से इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिस वजह से s का जो परसेंटेज करेक्टर है वो 33.3 होता है। मोर अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से ये स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी इस बॉन्ड की और वो वहां से रिलीज नहीं होगा। थर्ड रीजन क्या हो सकता है इस रिएक्शन का, नो का। तो अब अपन मान लीजिए आपने एक्सेस हीट करके यहां से अगर ये Cl माइनस निकाल दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। तो ये बनेगा आपका फिनाइल कैटाइन। स्टूडेंट्स फिनाइल कैटाइन की डायरेक्ट कोई रेजोनेंस नहीं होती, इसीलिए इसको बोलते हैं अनस्टेबिलिटी।
अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन। तो अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन, इसीलिए इस एक्स को यहां से रिमूव नहीं किया जा सकता। और फोर्थ रीजन होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास में नॉक्स फैमिली होती है, तो लॉन पेयर जो होंगे वो 1 2 3, यानी कि हेलोजन के पास में 3 लॉन पेयर्स होते हैं। तो इस हेलोजन के पास में टोटल 3 लॉन पेयर्स होंगे, और यहां से जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा OH है ना, तो OH को भी अगर अपन देखें तो 2 तो उसके लॉन पेयर हो गए, एक ये पोटेशियम और खुद का इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये दोनों ही हाईली इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीसीज है न्यूक्लियोफाइल्स, इसीलिए इस पे फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ हाई रिपल्सन। और बैक में बेंजीन है तो वो भी पॉसिबल नहीं, तो इसका बोलेंगे हाई रिपल्शन, हाई रिपल्शन इन बिटवीन, हाई रिपल्सन इन बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। सो ये बेसिक 4 रीजन है जिस वजह से अपन कह सकते हैं द बेंजीन यानी कि हेलोएरिन्स कांट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये कब शो करेंगे, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है स्टूडेंट्स, वो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सपोज अगर इस रिएक्शन को पॉसिबल बनाना है तो उस केस में आपको टेम्परेचर जो लेना होगा वो 673 केल्विन लेना पड़ेगा, और इसकी प्रेजेंस में जब एक्वस केओएस से कराएंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन होगा, जो अपने आप में एक बहुत ही एक्सेस टेम्परेचर है, तो KCl आउट होगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें ही ध्यान, हालांकि बहुत हाई टेम्परेचर है। अब अगर टेम्परेचर कम करना हो स्टूडेंट्स, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको कि इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप यानी कि -I इफेक्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो -I इफेक्ट जो हो सकता है वो आपकी हेलोएरिन्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। NO2 जो स्पेशली बहुत स्ट्रेंथ वाला जो -I है वो NO2। अगर स्टूडेंट्स ऑर्थो पोजीशन पे अगर अपन NO2 लगा देते हैं तो इससे क्या होगा कि यहां जैसे ये डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा रेजोनेंस के लिए, तो ये ग्रुप क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, जिससे यहां डबल बॉन्ड मेंटेन नहीं होगा। तो एक NO2 होने पे टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाएगा, फिर आप पैरा पे दोबारा NO2 लगाएंगे और टेम्परेचर आपका 400 तक चला जाएगा, और वापस से ऑर्थो पे भी NO2, यानी कि जैसे जैसे आपका जितने NO2 नंबर्स बढ़ते जाएंगे उतनी ही रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एनहांस होता जाएगा, और आपका जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शंस के अंदर वो डिक्रीज होती जाएगी। इवन लास्ट में तो सिर्फ वार्म अप होने से भी ये रिएक्शंस पॉसिबल हो जाएगी। तो दैट इज -I इफेक्ट विद रिएक्टिविटी। यस स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट है, मोस्टली जो एरोमेटिक होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। उसमें अब हमारे पास हेलोएरिन एरोमेटिक के अंदर, तो क्लोरोबेंजीन जैसे अपन ने एग्जांपल लिया एज ए हेलोएरिन्स। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स हमें ये सीखना होगा रेजोनेंस के बेसिस पे कि ये जो है वो ऑर्थो पैरा मेटा में से कौन सा डायरेक्टिव होगा। तो वो रेजोनेंस, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए स्टूडेंट मेरे साथ साथ, बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। जैसे आपने Cl लिया, एक लॉन पेयर रिप्रेजेंट कर दीजिए क्लोरीन का, ये हमेशा चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है EDZ, तो ये रिंग टूवर्ड्स रिंग आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां मूव करेंगे तो यहां डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे, तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 होने की वजह से ये आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में आंसर जो होगा स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड Cl हो गया, और यहां से ये आउट होते ही आपके पास में नेगेटिव चार्ज, और ये सिचुएशन है। ठीक है, फिर वापस ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की वैलेंसी पूरे करने के लिए वापस यहां पे बॉन्ड क्रिएट करेंगे, तो नेक्स्ट बॉन्ड आपका ब्रेक होकर के नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएंगे। तो इससे वापस आपका आंसर, और जो प्लस लगाते जाइए क्योंकि वैलेंसी मोर देन 1 हो गई है, ये डबल बॉन्ड, अब आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे आ जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को यहां पे लगाएंगे तो ये आपका अगला नेक्स्ट पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा नेक्स्ट। सो नाउ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर विल बी दिस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा, और यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, और वापस जब यहां क्रिएट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वापस फोल्ड हो जाएंगे, तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन का एक
ओरिजिनल स्ट्रक्चर वापस ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसमें आप ये देखिए कि क्लोरोबेंजीन में जब रेजोनेंस प्रूव हुई है तो आपके ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स हो गए A2A, और ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है रेजोनेंस 1, रेजोनेंस 2 एंड रेजोनेंस 3। इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ आया? तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो आया आपका ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया आपका पैरा पोजीशन पे, और वापस इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया आपका ऑर्थो पोजीशन पे। ओके, और चूंकि नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब इस पे अटैक करने के लिए क्लोरोबेंजीन पे कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। जैसे नाइट्रेशन है तो NO2, हेलोजिनेशन है तो Cl, सल्फोनेशन है तो आपका SO3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। और जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स आते हैं स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई भी जब स्पीसीज होगी तो उनका अटैक हमेशा अटैक ऑन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्ट पे करेंगे। तो जहां पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अभी आपके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आई? ऑर्थो और पैरा पे। कैसे प्रूव किया आपने? रेजोनेंस से। हेंस वी कैन से द क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, यानी कि इसके जो प्रोडक्ट होंगे वो सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होंगे। ये कैसे प्रूव हुआ? रेजोनेंस से ये प्रूव होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। अब एग्जांपल लेके देखें तो उसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अपन लेते हैं स्टूडेंट्स हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन करके देखते हैं इसके अंदर। तो ये तो कंफर्म हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, तो आप इसको दिमाग में रखते हुए माइंड में रखिए कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव शो करना है। तो ऑर्थो पोजीशन का H प्लस या पैरा पोजीशन का H प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और इसकी रिएक्शन जिससे हेलोजिनेशन, तो मान लीजिए आपने Cl से FeCl3 विद डार्क प्लेस Dp। ठीक है, अब इसमें एक क्लोरीन जो होगा वो आपका इंस्टेंट जो डायपोल मूवमेंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल एक्सचेंज हो जाएगा। तो इसमें एक तो बन जाएगा आपको बच्चों ऑर्थो डायरेक्टिव, और एक इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? पैरा डायरेक्टिव। तो इसको क्या बोल देंगे? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका हो जाएगा 1 और 4, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, या ऑर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं। इसके बाद इसी का अदर एग्जांपल्स अपन लेते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी देख सकते हैं इसका। नाइट्रेशन मींस रिएक्शंस विद HNO3, और HNO3 में जो ब्रेक होगा वो हमेशा OH और NO2 में होगा, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। जब आप इसकी रिएक्शन करके देखेंगे स्टूडेंट्स तो वही सेम उसी तरीके से करना है, OH और NO2, और एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट साथ में आप कंसंट्रेट H2SO4 ले लेंगे, क्योंकि NO2 जैसे ही आपका अटैक करेगा तो वहां से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो रिमूव होगा, तो ये H2O बनेगा, H2 एडजॉर्ब कर लेगा कंसंट्रेट H2SO4, एक बार ऑर्थो से और एक बार पैरा से। तो आपका ये तो बन जाएगा ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और इसके साथ में जो बन जाएगी वो आपकी हो जाएगी पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो और सब्स्टिट्यूएंट के नाम में भी दे सकते हैं। तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट हो जाएगा, ये पैरा। इन जनरल जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पैरा होता है बच्चों वो मेजर प्रोडक्ट होता 65% है ना, और ये आपका लगभग 35% होगा बच्चों। ठीक है, तो नाम आप लिख देंगे। ऑर्थो वापस बोल देता हूं, ऑर्थो क्लोरो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा क्लोरो डाइक्लोरोबेंजीन, इसका ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। यस, नेक्स्ट लेते हैं अपन सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन के लिए अपन क्या लेंगे स्टूडेंट्स? H2SO4 यूज करेंगे, वही आपके पास में क्लोरोबेंजीन। अब आपको रेजोनेंस से पता लग गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा, तो इसकी रिएक्शन जब अपन H2SO4 से कराएंगे तो वही दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे स्टूडेंट्स अपन को। एक तो ऑर्थो पे आपका हो जाएगा SO3H, और सेकंड वन हो जाएगा आपका क्लोरो के पैरा पोजीशन पे SO। अब चूंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है SO3H, तो इसीलिए इसको आपको ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, तो इसको क्या बोलोगे? ऑर्थो क्लोरो, है ना, या 2 क्लोरो कह दो IUPAC के अंदर, क्लोरो बेंजोइक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसको पैरा पोजीशन 4 या आप पैरा पोजीशन बोल सकते हैं, और क्लोरो बेंजीन
सल्फोनिक एसिड। तो ये आपके सल्फोनेशन के बट वही पैरामीटर हो जाएगा। और नेक्स्ट है बच्चों फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ठीक है, वेरी फेमस, आपको याद करिए दिमाग में रिकॉल, फ्रिडल क्राफ्ट कई बार 11th में भी थी। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, जैसे ही फ्रिडल क्राफ्ट आता है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली चीज इसके अंदर ये देखनी है कि रिएक्टेंट चाहे कोई भी हो, हमेशा रिएजेंट इसका एक तो रहता है RX, जिसको अपन बोलते हैं एल्काइलेशन कंसेप्ट। तो एक तो फ्रिडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन कंसेप्ट चलता है, और कैटलिस्ट हमेशा एनहाइड्रस, याद रखिए एनहाइड्रस AlCl3 होगा। दूसरा इसका होता है एसाइलेशन, RCOCl, X भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं एसाइलेशन। ये दो फिक्स होते हैं फ्रिडल क्राफ्ट के अंदर। कैटलिस्ट वापस वही रहेगा एनहाइड्रस AlCl3। यानी कि आपने 11th में जब पढ़ी थी तो यहाँ पे बेंजीन ले लीजिए। अब 12th में आप कोई भी चैप्टर आएगा, इवन आगे फिनॉल हो, आपका नेक्स्ट जो भी चैप्टर है उसके अंदर, ठीक है, तो इसमें जो क्लोरजाबी हेलो एरिन्स है, तो इन सब में एनिसोल वगैरह आएंगे। तो इस तरह से इन सब में सिर्फ ये पार्ट चेंज हो, फ्रिडल क्राफ्ट का ये जो फ्रेम है ये फिक्स रहता है, इसीलिए इसका ध्यान रखिए। और इसकी जगह कोई एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे मान लो सपोज RX है, तो RX की जगह आप सपोज CH3Cl ले लीजिए, और इसमें भी आप इसका पहला मेंबर जैसे R की वैल्यू CH3 ले ली, COCl। इसको कॉमन नेम बहुत फेमस है एसिटाइल, दो कार्बन है तो एसिड YL, एसिटाइल क्लोराइड। और इसके बेसिस पे एसाइलेशन की जगह पे आप इसको एसिटाइलेशन कह सकते हैं। अगर फर्स्ट मेंबर रिएक्शन हो रही है इसके बेसिस पे तो इसको एसिटाइलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अभी रिएक्टेंट कौन है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, फिर आप इसकी जगह पे बेंजीन भी ले सकते हैं 11th का, जैसे फ्रिडल क्राफ्ट में बस सिर्फ रिएक्टेंट चेंज होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए जब आप एल्काइलेशन कराएंगे स्टूडेंट्स, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl है, तो पॉजिटिव चार्ज आपका एल्काइल ग्रुप पे आ जाएगा, यानी कि मिथाइल प्लस। और एसिटाइलेशन में भी Cl माइनस और CH3CO प्लस, तो ये आपका एसीटोनियम आयन जो होगा वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब अपन इसको प्लेस करें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव पे, जैसा कि इसका रेजोनेंस में क्लोरोबेंजीन का पता अपन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आई थी, तो एल्काइलेशन में फ्रिडल क्राफ्ट की रिएक्शंस में एक बार CH3 को ऑर्थो पे लगा दीजिए और एक बार इसी को आप पैरा पे लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको बोलिए आप टोलुइन लेके इसको क्लोरो कह सकते हैं, या क्लोरो कह के इसको मिथाइल, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है अल्टरनेट। ये आपका ऑर्थो पोजीशंस पे हो जाएगा और ये आपका पैरा। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब एसिटाइलेशन कराएंगे तो उसमें ऑर्थो पोजीशन पे आपका COCH3 और एक आपका आ जाएगा पैरा पोजीशन पे COCH3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे याद रखना एसिटाइलेशन एक बहुत फेमस कंपाउंड बनता है, इसको परमानेंट याद रखिएगा, बहुत ही फेमस कॉमन नेम है इसका एसीटो, इस ग्रुप को एसीटो, और फिनाइल का बन गया फैन, और चूंकि कीटोन फॉर्म में आएगा, बॉडीगार्ड हो गए दो ये, तो C डबल बॉन्ड दो तो ऑन लगा दीजिए, तो एसीटोफेनॉन। अब यहां से नंबरिंग करेंगे तो 2 पे, तो आगे आ जाएगा 2 क्लोरो एसीटोफेनॉन, और इसका आ जाएगा यहां से नंबरिंग जाएगी तो 4 क्लोरो, है ना, 4 क्लोरो एसीटोफेनॉन बना दीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कंप्लीट चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरेन्स, वन शॉर्ट लेक्चर है, स्पेशली जो 12th के स्टूडेंट जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए, प्लस जेई और नीट के बच्चों के लिए। इसको बार बार आप देखते रहिए और कंटिन्यू रिवाइज करते रहिए। थैंक यू। हाँ स्टूडेंट्स, एक रिएक्शन और इसमें रिकैप रखिएगा, वैसे तो वुड्स आ गई थी, लेकिन इसको वुड्स और फिटी के साथ कंपेयर कर लेना है ना, ये भी नोट्स में लिख देना। वुड्स रिएक्शन आप पढ़ चुके, एक होती बच्चों वुड्स फिटिग रिएक्शंस, है ना, और एक इसको कंपेयर कर लीजिएगा ओनली फिटिग रिएक्शंस, ये 3 पार्ट है। ठीक है, वुड्स तो आपने देख ही लिया, वुड्स में क्या होता है, आप 2 मोल RX लेंगे और उसकी रिएक्शन सोडियम से, जो पीछे वाले में अभी कराई थी रिएक्शंस में, तो आंसर क्या आया था एल्केन। अब इसमें फिटिंग जो था बच्चों, तो उसने क्या अपना वर्क जो था वो एरोमेटिक पे था, इसीलिए इसमें एक कंपोनेंट आपको हेलो एरिन्स ले लेना है ना, तो इससे ही निकलेगा। तो उसी तरह से 2NaX और आपका ये टोलुइन फॉर्मेशन में बहुत हेल्प कर देगा, ये बेंजीन हो जाए, और ड्राई ईथर सब में वही कंसेप्ट रहेगा। ओनली फिटिंग आए तो ठीक वुड्स में जैसे अपन RX लेते हैं स्टूडेंट्स,
वैसे के वैसे आप इसमें भी क्या करना, 2 मोल बस हेलो एरेन्स ले लेना और इसमें से भी ड्राई ईथर रखना ही रखना है और उसकी प्रेजेंस में इसमें बाइफिनाइल आपका प्रोडक्ट हो। तो ये भी एक रिकैप कर लीजिएगा, तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा।